सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, एक बार कंफर्म करो ना। हाँ सर। ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, जैसे कि ये बिजनेस लॉ का एक्स्ट्रा चल रहा है, तो बिजनेस लॉ करेंटली जिस पॉइंट में मैं बात कर रहा था, मतलब टॉपिक में, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, है ना सर। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये थर्ड लेक्चर्स लगातार चलेगा। अब लास्ट 2 दिन आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स क्या है, सेल ऑफ गुड्स क्यों ज़रूरी है, ये सब बताया। यस्टरडे मतलब कल वाला जो लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कंडीशन एंड वारंटी का क्या खेल है, तो और भी बहुत सारा टॉपिक था बट कंडीशंस एंड वारंटी का मेन पार्ट था। तो उसमें कंडीशन वारंटी, जो आप लोग जानते हो कि कोई भी प्रोडक्ट सेल हो तो उसका प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए और प्रॉपर वारंटी होना चाहिए। तो कंडीशंस एंड वारंटी पे हम लोगों ने थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशंस किया। सर आज का टॉपिक, सर आज भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट है बट आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और डिस्कशंस करना है। इसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूंगा। वन इज कॉल्ड अनपेड सेलर, ठीक है, मतलब अगर किसी सेलर का पेमेंट बाकी है तो लॉ क्या कहता है कि भाई सेलर का पेमेंट बाकी है तो सेलर क्या कर सकता है, ठीक है। सेलर का पेमेंट बाकी है तो सेलर क्या कर सकता है, सेलर का क्या राइट है। अगर बायर बायर जो होता है सर, उनका क्या राइट है, इनके बारे में मुझे थोड़ा आपसे बताना है। और अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सर क्या होता है, आज कोई गुड्स मेरे पास है, कल वो गुड्स आपका हो जाएगा। आज मेरे दुकान में सामान है, कल मैं सेल कर दूंगा तो मेरा ओनरशिप चला जाएगा सर। हम लोग शोरूम में जाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, जितना देर तक प्रोडक्ट शोरूम में है तब तक वो प्रोडक्ट किसका है, शोरूम ओनर का, है ना। या फिर आप इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलो तो सप्लायर का। बट जैसे ही परचेज हो जाता है ओनरशिप बदल जाता है सर, ठीक है। तो वही बात है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, और डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशंस हो चुका है, ठीक है। मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में काफी डिटेल्स में डिस्कशंस कर चुका हूँ। लाइक मतलब आपका एक्चुअल डिलीवरी, कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पर भी कनेक्टेड पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया और भी कवर करना पड़ेगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपके साथ अभी मुझे बताना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिगार्डिंग। ठीक है सर, कनेक्टेड हो, साउंड आ रहा है, बस इतना बता दो सर। সম্পদ সাউন্ড আসছে? হ্যাঁ স্যার আসছে। ওকে বলছি স্যার স্নেস বলে একটু দোকান গেছে, এসে জয়েনিং করছে। ঠিক আছে, ओके। अच्छा देखो सर, तो जैसे कि मैं लास्ट दिन जहाँ छोड़ा था, मतलब लास्ट क्लास जिस पॉइंट में मैंने छोड़ा था मैं उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको कंडीशंस एंड वारंटी के पॉइंट में छोड़ दिया था कि भाई कंडीशंस एंड वारंटी कितना वाइटल है, और मैंने आपको ये भी बोला था साथ में कि सर कंडीशंस एंड वारंटी के ऊपर मैंने लास्ट में आपको ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था केवी टेम्पटर के ऊपर, ठीक है। केवी टेम्पटर मतलब लेट द बायर बी वायर, मतलब क्या है सर, लेट द बायर बी वायर मतलब ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करे तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेके ही वो परचेज करने जाए, ठीक है। सो लेट द बायर बी वायर, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक था, जैसे कि एक मैंने पिग्स का, मतलब जो जिसको हम लोग बंगाली में हिंदी में सुअर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ था। फिटनेस क्वालिटी के ऊपर बेस करके एक घोड़ा का भी एग्जांपल मैंने आपके साथ किया था। इसी रिगार्डिंग 2 केस लॉस भी था जो मैंने आपको एक बार बोला था कि सेम कॉन्सेप्ट में है, एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा। प्रिस्ट वर्सेस लास्ट का, एंड एक था बॉम्बे बार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद का, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो डाउट रहेगा मुझे पूछ लीजिएगा। मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या बताना है सर। देखो सर, ध्यान से देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेज। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे कि आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास में भी मेरे से सुने होंगे कि सर सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि डे बाई डे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, तो बिजनेस वर्ल्ड क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता गया है, तब होते जा रहे नहीं, जितना समय जाएगा और हो जाएगा,
तो ये तो बात है सर 1930s का, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। ओके, सो 1930s में ही ऑलरेडी ये फीलिंग हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई बिजनेस के लिए एक अलग से लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनफ नहीं हो रहा है बिजनेस को संभालने के लिए। सो व्हाट एवर, आई होप इसका हिस्ट्री मैंने आपको बताया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस। ओके, इसमें 3 कॉन्सेप्ट क्या है सर? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आज जो मेरा है कल किसी और का हो जाएगा, मतलब मेरा प्रॉपर्टी किसी और पे पास हो जाएगा। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जैसे ही गुड्स डिलीवरी हो गया पासिंग ऑफ रिस्क। अब इसके लिए मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एग्जांपल आपको बनता है। ये मैंने पहुंच गया फिर से फ्लिपकार्ट में। सर बार बार फ्लिपकार्ट में क्यों जाते हो? सर एक ऐसे ही इंडिया का कंपनी है, सारा चीज मिल जाता है तो पहुंच जाता है। तो सर ऐसा ही मेरे साथ रिसेंटली एक घटना घटा है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा किस्मत खराब है, बट एज पर दी लॉ मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा किस्मत खराब है, या मतलब मैं अपनी किस्मत को ही बोलूंगा कि भाई मेरा फेट अच्छा नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक मोबाइल फोन, ठीक है, नोकिया का मैंने लिया था। ठीक है, अब मोबाइल फोन लेने के बाद नोकिया का एक स्मार्टफोन, मेरे लिए नहीं पेरेंट्स के लिए लिया था, थोड़ा सा लो रेंज में था, 7-8 थाउजेंड रेंज में। अब वो स्मार्टफोन, आफ्टर बाइंग दैट स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? ऐसे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन में, ये जो स्क्रीन है ना, इसमें जैसे ही कभी फोन आता है तो ये मतलब इसको रिसीव करो या इसको कट करो, ये हैंग कर रहा है, मतलब ना तो रिसीव हो रहा है और ना ही कॉल आप कट कर पा रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर पा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम पहले था, तो मैंने नोकिया को पहले फ्लिपकार्ट को मैंने बोला कि मुझे ये फ़ोन में प्रॉब्लम है, तो आप इसको मतलब रिफंड करके दूसरा फ़ोन मैं लेता हूँ। तो फ्लिपकार्ट बोला नहीं, रिफंड इनिशिएशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने सिमिलर एक नोकिया का फ़ोन, ये नहीं दूसरा कुछ होगा, तो सिमिलर एक नोकिया का फ़ोन मेरे को रिप्लेस किया। रिप्लेस के बाद भी सेम प्रॉब्लम, आई डोंट नो कि उन्होंने सेम सेट को वापस दिया कि नहीं। तो एक मैकेनिक को भेजा कि जो चेक किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फोन में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं नजर आ रहा। ध्यान से सुनना सर स्टोरी, ठीक है। तो जो मैकेनिक है ना, उनको बोला देखो, अगर मैकेनिक फोन को जब चेक करने आया घर पे, अगर वो फोन के बारे में अगर एक नेगेटिव रिपोर्ट देता, तो फ्लिपकार्ट वाले मेरा जो फोन है वो लेके चला जाता, ठीक है। लेकिन मैकेनिक डर के मारे, उनको पेनल्टी हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, ये सब चक्कर में वो मेरे उस फोन में कोई नेगेटिव इश्यूज नहीं दिखाया। अब क्या कर सकते हैं, मारपीट थोड़ी ना करेंगे। तो लगातार ऐसे 1 महीना चलता गया। एक बार मैंने रिफंड किया, इनिशिएशन किया, फिर कंपनी ने मैकेनिक को भेजा, मैकेनिक आया, फिर मैकेनिक चेक किया, फिर मैकेनिक चला गया, फिर कंपनी आया, रिप्लेस किया। ऐसा रिप्लेसमेंट एक बार हुआ, फिर सेकंड टाइम भी सेम प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने सिमिलरली सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फिर से चलाया, ठीक है। लेकिन इस बार कंपनी बोला कि हम लोग रिफंड नहीं कर सकते, और रिफंड तो होगा भी नहीं, और रिप्लेसमेंट भी एक बार ही होता है, वो कंडीशंस खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे का कहानी क्या है? आगे का कहानी, मैंने फ्लिपकार्ट के साइट में जाके देखा कि क्या उन लोगों का सेलिंग का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन जाके चेक किया, तो मैंने देखा कि एक बार रिप्लेस के बाद अगर कंपनी और किसी भी तरह का, ये देखो ये जो 7 days रिप्लेसमेंट पॉलिसी है ना, यहीं पर सारा का सारा खेल लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंपनी कब रिप्लेस कर सकता है, क्या रिप्लेस कर सकता है, वारंटी में भी लिखा रहता है सारा का सारा चीजें, ठीक है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी था, ये मुझे पढ़ना चाहिए था स्टार्टिंग में। तो मैंने, देखो कौन इतना पढ़ के ऑर्डर करता है, कर देता है, फिर पता चले तो फिर उसको देखता है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब सेकेंड टाइम मैंने रिप्लेस के लिए गया, तब तो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, और कंपनी मुझे रिफंड भी नहीं किया, लेकिन मेरा फोन खराब निकला, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपको मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अल्टीमेटली ये फोन जब तक फ्लिपकार्ट के पास है, तब तक ये फ्लिपकार्ट का रिस्क में है ना सर, बात को समझे। जब तक ये फोन फ्लिपकार्ट के पास है, तब रिस्क किसका? सेलर का, ठीक है। सेलर विल टेक द रिस्क। बट जैसे ही मैं इसको बाई कर लिया, मैं इसका पेमेंट भी कर दिया, अब रिस्क किसका? मेरा या फ्लिपकार्ट का?
हाँ सर बोलो। স্যার আপনার अब रिस्क मेरा। अब इस फोन को लेके স্যার फ्लिपकार्ट যখন क्या है। প্রোডাক্ট हाँ নিজের প্রোডাক্ট हाँ बोलो। কাছে থাকবে তারই দায়িত্ব, প্রোডাক্ট যার কাছে থাকবে তারই দায়িত্ব সমস্ত एग्जैक्टली কিছু। ठीक है। अब यही है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का खेल। ठीक है। अब इसको लेके कितना डिस्प्यूट हो सकता है का जस्ट इमेजिन। अब मेरा तो 5-6 हजार का केस है। ठीक है। अब मैं इतना हेडेक नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर ये 5-6 हजार के फोन की जगह अगर किसी का 5 लाख का प्रोडक्ट होता, 6 लाख का प्रोडक्ट होता, तो उसके लिए और चिंता का विषय होता है ना। अगर 5 करोड़ का प्रोडक्ट होता, 6 करोड़ का प्रोडक्ट होता, तो उनके लिए भी चिंता का विषय होता है ना। सो पॉइंट इज दैट कि डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस लॉ क्या कहता है ये जानना जरूरी है। सो क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अपना ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दिया, अब रिस्क मेरे पे ट्रांसफर हो गया। अब मेरे पास एक ही उपाय है, क्योंकि प्रॉब्लम नोकिया के फोन में है, तो मैं नोकिया के कस्टमर केयर में जा सकता हूँ, क्योंकि जो वारंटी होता है ना वो फ्लिपकार्ट नहीं देता। जो वारंटी या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो फ्लिपकार्ट से नहीं आता है सर, वो कंपनी से आता है। ठीक है। फ्लिपकार्ट सिर्फ 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। ये देखो इसलिए लिखा रहता है 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी। ठीक है। नॉट प्रोवाइडेड बाय फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इज नॉट द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। सो 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर डिवाइस एंड 6 months मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर इनबॉक्स एक्सेसरीज इंक्लूडिंग बैटरी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ठीक है। अब ये फ्लिपकार्ट बता दिया, मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में फ्लिपकार्ट के पास ही जाऊंगा। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट बता देता है कि भाई इसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम लोग इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो फिर हमें किसके पास जाना होगा, हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना। ये क्वेश्चन मुझे कल किसी ने पूछा था। ठीक है। तो आमतौर पे हम ऑब्वियसली जो सेलर है उनके पास जाते हैं। ठीक है, एज ए बायर। लेकिन मतलब अगर हमें लगता है कि हमारे साथ ब्रीच हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बिजनेस में फर्क आता है सर। ठीक है। तो नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल जो इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होता है सर, इसके केस में तो ये सब टर्म्स कंडीशंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी को भी काफी रिस्क होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम आ सकता है। कपड़ा वगैरह के केस में कंपनी को इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यही चीज अगर कोई मतलब कोई किसी भी तरह का क्लोथिंग वगैरह में आप बोलो सर। স্যার এই আপনি যদি ফোনটা নিয়ে স্যার এখন নোকিয়া শোরুমে যান আর हम्म, ওয়ারেন্টি কার্ড তাহলে যদি ডিস্টার্ব ওরা মনে করে তাহলে তো ওরা রিপ্লেসমেন্ট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে। हाँ इस केस में नोकिया कर सकता है। হ্যাঁ नोकिया মানে के पास ফ্লিপকার্ট जा सकता একদম নিজে, কিন্তু কোম্পানি আবার কোম্পানির সাথে আপনাকে বোঝাপড়া করে নিতে হবে যে কি হতে পারে না হতে পারে। है। एग्जैक्टली सर, उधर फ्लिपकार्ट अभी और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। सेलर तो फ्लिपकार्ट था मेरे लिए, है ना। अब फ्लिपकार्ट यहाँ पर और कुछ नहीं करेगा। अब नोकिया कर सकता है, जरूर कर सकता है, अगर मेरे पास वारंटी है तो कर सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पासिंग ऑफ रिस्क। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शेयर किया मेरा एक रिसेंट कहानी, ऐसा कहानी आप लोगों के साथ भी होता होगा। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए अगर बड़ा अमाउंट में कहीं पर भी कुछ चीजें परचेज करते हो ना, बिग अमाउंट पे, मतलब ऑब्वियसली बिग अमाउंट क्या है इसका तो कोई रूल्स नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन এরকম योर। হয়, हाँ बोलो। এরকম হয় স্যার, কারণ স্যার আমরা একবার জুতো অর্ডার দিয়েছিলাম, জুতো জায়গায় সে ইট পাথর ভরা ছিল। ना ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर आप बड़ा अमाउंट खर्चा करते हो, अगर आपको लगता है कि इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पूरा टर्म्स कंडीशंस पहले रीड करो, गो थ्रू करो, उसके बाद ही आप डील को अपनाओ। ठीक है। तो बाकी देखो सर, कुछ तो किस्मत भरोसे भी होता है। ठीक है। मतलब ऊपर वाला का भरोसा। तो सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी from seller to buyer. It is essential to determine the time at which the ownership passes from the seller टू दी बायर। बट देखो एकदम अनजान होके जिंदगी में कभी भी कुछ करना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि पूरा अनजान होके करने जाओगे ना, तो अगर आपके साथ कुछ भी खराब होता है, आपके साथ किसी भी तरह का ब्रीच होता है, तो ये बहुत खतरनाक बात है। तो आप जानकारी लो, पहचानो, खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। ठीक है। उसके बाद ही डील में जाना चाहिए। ठीक है। मतलब आपका बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आप बिल्कुल नॉलेज या स्किल नहीं रखते किसी मैटर पे और जाके खर्चा कर देते हो उल्टा सीधा, मतलब पेमेंट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम सर बायर को लेना पड़ता है। ठीक है। और कभी भी किसी के कहने पे कुछ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि मतलब किसी पे कहने पे कुछ ना करो, अपने मर्जी से करो, मतलब अपना नॉलेज को यूज जरूर करो सर। ठीक है। किसी ने कह दिया मैंने ले लिया। ठीक है। एक बड़ा अच्छा मतलब एक बंगाली मुहावरा है सर। बंगाली में इस तरह से बोलता है, बोलते हैं कि নিজের নিজের জ্ঞানে ফকির হয়ে যাওয়া ভালো,
बट उन्नत ज्ञाने राजा होते जीवन। तो इसका मतलब है कि अपने दम पे फकीर होना, समझते हो सर? फकीर होना मतलब एकदम सब खत्म हो जाना। तो अपने दम पे अगर कोई फकीर भी हो जाए दिक्कत नहीं है सर, लेकिन दूसरे के ज्ञान पे, ठीक है, दूसरों के ज्ञान पे मतलब किसी के कहने पे, ठीक है, दूसरे के ज्ञान पे मतलब किसी और के कहने पे अगर राजा होने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो जिंदगी में मुश्किल आ सकता है, ठीक है। तो वही एक बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा ही इनर मीनिंग है इसका। तो इसीलिए जानकारी लो, ठीक है, जानकारी लेके काम करो, चाहे दोस्तों से पता चले, किसी से भी पता चले। इसलिए आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है जानकार बनो, सतर्क रहो। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। अब जब सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट व्हिच द ओनरशिप पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। मतलब सेलर से बायर के पास कब ट्रांसफर हो रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। अब आपको लग रहा है सर रिस्क क्या है और प्राइमा फेसी क्या है? सर प्राइमा फेसी इज अ लैटिन वर्ड। सर मैं आपको पहले भी बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते पढ़ाते कि लॉ में ना, नॉट जस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एंड इन एवरी काइंड ऑफ लॉ जो हमारे देश में चलता है, मैक्सिमम लॉ ब्रिटिश से हम लोग क्या किया सर, कट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, बट उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंग्लिश में है सारा चीजें, तो इंग्लिश लॉ को कहीं ना कहीं हम लोग फॉलो किए। अब इंग्लिश लॉ किसको फॉलो किया है? इंग्लिश लॉ लैटिन लॉ को फॉलो किया है, क्योंकि इंग्लिश का जो लीगल पार्ट्स है यूरोप में लास्ट 1500 ईयर्स की हिस्ट्री में लैटिन वर्ल्ड, मतलब लैटिन इन द सेंस रोमन, ठीक है, रोमन एम्पायर यूरोप में सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था लास्ट 1500 ईयर्स का, अगर आप इतिहास चेक करो। और जिस तरह का सिस्टम, लीगल प्रोसेस, नॉलेज का एरिया रोमन एम्पायर ने डेवलप किया, उसका इफेक्ट पूरा यूरोप में फैला हुआ है, ठीक है। और अंग्रेज भी उसके बाहर नहीं है। और क्योंकि अंग्रेजों का इफेक्ट इंडिया में बहुत दिनों से रहा है, तो हमें भी लॉ पढ़ते पढ़ते लैटिन फ्रेज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका कोई मतलब लॉजिक तो है नहीं सर कि हमें लैटिन जानना चाहिए, लेकिन सर क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा ही चल रहा है करंट लेवल में, सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है, स्पेशली मतलब अपर लेवल एजुकेशन सिस्टम में तो इंग्लिश से ही काफी ज्यादा प्रभावित है, तो हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर एक खुशी का बात कर रहा हूँ आपसे, रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली लिया है कि कोई चाहे तो मेडिकल, जैसे डॉक्टरी का पढ़ाई, ठीक है, वो हिंदी में पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो अगर किसी का मदर टंग हिंदी है और वो मेडिकल पढ़ाई हिंदी में करना चाहेगा, अपने मदर टंग में करना चाहेगा, तो उसके लिए पूरा का पूरा फैसिलिटीज देने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया, ठीक है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव सर, क्योंकि अपने लैंग्वेज में वही बात बोलते हैं ना सर, अपने दम पे, मतलब अपने लैंग्वेज में चीज समझने का मतलब अपने मदर टंग में जो मजा आता है, दूसरे का लैंग्वेज सीख के फिर उसको कन्वर्ट करके, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर ये एजुकेशन सबके लिए नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि एजुकेशन किसी किसी कुछ कैटेगरीज के लिए है, एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल। और जब तक हमारे देश में सारे के सारे लोग एजुकेटेड नहीं हो जाते ना, तब तक देश का डेवलपमेंट होना मुश्किल है सर, ठीक है। सो ठीक है, मैंने खबर आज सुबह ही पढ़ रहा था इसलिए बोला। चलो, the general rule is that prima facie means primary, okay। तो prima facie या primary passes with the property, मतलब रिस्क क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि मेरा जो नोकिया का फोन का एग्जांपल, जैसे जैसे प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा वैसे वैसे उसका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। In case where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person who is the owner at the time। बात समझ रहे हैं? अगर कभी भी किसी भी मूवमेंट में गुड्स लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में गुड्स का लॉस का बर्डन कौन लेगा, ठीक है। तो जो गुड्स ऑन दैट टाइम, जो गुड्स का ओनर रहेगा वो, एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, मतलब जिस टाइम पे गुड्स का किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ, डैमेज हुआ, ऑन दैट टाइम गुड्स का ओनरशिप किसके पास था? अगर सेलर के पास था तो सेलर जिम्मेदार हो गए, अगर सेलर की दुकान से हुआ है, अगर बायर के पास से हुआ है तो बायर जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ठीक है। सो वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, सर अगर कोई बीच वाले के कारण हुआ है, जैसे कि बायर सेलर के बीच में कौन होता है
सर बायर सेलर के बीच में ब्रोकर हो सकता है, बायर सेलर के बीच में ट्रांसपोर्टर हो सकता है। हाँ सर, लॉजिस्टिक का काम जो लोग करते हैं, है ना, क्या होता है सर नॉर्मल केस में, बायर सेलर को गुड्स ऑर्डर करता है, फिर सेलर वो चीज ट्रांसपोर्टर को देता है, फिर ट्रांसपोर्टर वो प्रोडक्ट बायर तक पहुंचाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर के गाड़ी में ही गाड़ी गुड्स पे कुछ डैमेज हो गया, है ना, ऐसा होता है ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में छिनताई होता है ना, चोरी हो जाता है, डेकॉइटी आता है, बहुत सारा चीजें आता है रास्ते में अंदर, ठीक है, हाईवेज में बहुत सारा चीजें होता रहता है। सो ऐसे सिचुएशंस में गुड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, सेलर लेगा कि बायर लेगा? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बायर ने ऑर्डर दिया था तभी सेलर ने प्रोडक्ट भेजा। अब ट्रांसपोर्टर से चोरी हुआ है, अब इसमें कौन जिम्मेदार ठहरा जाएगा, मतलब कौन इसका बार्डन कौन लेगा? जिम्मेदार छोड़ो, वो अलग बात है कि किसके कारण हुआ है, दैट्स अलग बात, एक्सीडेंट एक्सीडेंट होता है, बट द बार्डन ऑफ लॉस, लॉस का भरपाई कौन करेगा, लॉस को सहना किसको पड़ेगा, द बिग क्वेश्चन, ठीक है। सो इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन, ठीक है, मतलब जो ओनर रहेगा ऑन दैट टाइम उसी उसी को एक्शन लेना पड़ेगा। शूट फॉर प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर, ठीक है, सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर कैन बी फाइल्ड ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर। अगर मानो सेलर को पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन बायर को प्रॉपर्टी चला गया, सेलर कह रहा है कि भाई मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मैं केस करूंगा, कर सकता है, लेकिन अगर बायर के पास प्रॉपर्टी गया है तभी तभी कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेलर के पास रह गया है, ठीक है, सेलर के पास ही प्रॉपर्टी रह गया है या गुड्स रह गया है, ठीक है, तो इन दैट केस सेलर क्या पैसा क्लेम करेगा? पैसा क्लेम करने के लिए बायर के पास प्रोडक्ट का ट्रांसफर होना जरूरी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल सिंपल लॉजिक है सर, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट बड़ा बात नहीं है सर, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, एकदम सुपर सुपर डुपर रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल बातें। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 18 से लेके 26 के बीच में बोला गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। अब क्या कहता है सर, कहता है कि पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल भी दिया था, फ्लिपकार्ट के पास जो फोन था, वो फोन जब मेरे पास आ गया तो बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, फोन मेरे पास है क्योंकि पेमेंट मैंने भी कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ओनरशिप भी आ गया। सो पासिंग ऑफ ओनरशिप, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी implies the passing of ownership. So if the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of buyer and not of seller, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Though the goods may still be in the seller's possessions, अगर ये सेलर की पोजीशंस में भी रहे तो भी बायर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मैंने प्रोडक्ट बाइक परचेज किया, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा एग्जांपल याद नहीं आता बट जब जब याद आ जाता है बोल देता हूँ। जैसे मानो एग्जांपल मुझे याद आ रहा है सर, जैसे ये मेरे फैमिली बिजनेस में है गवर्नमेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मैं शायद किसी दूसरी चीज़ों में भी इसके बारे में बताया था, ठीक है। ये गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, अगर आप कभी देखोगे, जैसे किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट का हो सकता है, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है सर, अपना जो फॉरेस्ट में जो पेड़ गिर जाते हैं, कुछ कमर्शियल पेड़ भी होते हैं, कमर्शियल पेड़ मतलब जिसको बनाया जाता है कमर्शियल सेलिंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जंगल है उसको काट देगा, नहीं, जंगल तो काट नहीं सकते, जेल में जाओगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मानो कि गिर गया बारिश में या फिर कुछ प्रॉब्लम है जंगल के अंदर उस पेड़ को लेके, ठीक है, तो ये सब पेड़ को जंगल में काटा जाता है, और अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे WB फॉरेस्ट ऑप्शन। कि जब भी मैं नेटिव जाता हूँ, मतलब पापा के साथ जब भी मिलता हूँ, पापा मेरे को एक काम थमा देता है सब, कि भाई ऑप्शन है, चलो ऑप्शन में हेल्प करो, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, बचपन में भी करना पड़ता था, बट बचपन में सर सब कुछ फिजिकल लेवल में होता था, ठीक है, बट आजकल फिजिकल नहीं होता है, आजकल सब ऑनलाइन में होता है, स्टॉक मार्केट में जैसे काम होता है वैसा ही होता है। लॉग इन करो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट प्रोड्यूस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है सर, अलग अलग वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिविजन होते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उस प्रोड्यूस को गवर्नमेंट ऑक्शन में डालते हैं, और फिर उसका एक दाम होता है, और फिर उस दाम को देके बीट करना पड़ता है, ठीक है, दाम जो है वो बीट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सेल लिस्ट है, ठीक है, ये सेल लिस्ट डाउनलोड ऐसे ही हो जाता है, ये देखो, ठीक है। जैसे ये सेल लिस्ट डाउनलोड हो गया, अब मैं आपको जस्ट कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मानो कि अगर ये पर्टिकुलर
कि जो पेड़ है, ठीक है, इसका जो जहां पर ये रेंज में ये टिम्बर पड़ा हुआ है, आप जाओ, कौन सा पेड़ है सर? आकाशमुनि। इसको ये बहुत अच्छा दाम में मार्केट में बिकता है सर, ठीक है। आकाशमुनि पेड़ में जो नॉर्मली जो हम लोग फर्नीचर्स देखते हैं ना, ठीक है, अलग अलग शोरूम में जाके, ज्यादातर केस में आपको दुकानदार बताते हैं कि टीक वुड मतलब जिसको सेगुन भी बोलते हैं, टीक वुड का बहुत दाम होता है सर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये आकाशमुनि पेड़ में ना टीक के तरह, मतलब इसका पेड़ का जो क्वालिटी है टिम्बर का, इस टिम्बर में अब टीक वुड का जो फिनिशिंग है ना, वो फिनिशिंग मतलब आर्टिफिशियली दिया जा सकता है, ठीक है। सो आकाशमुनि पेड़ में टीक वुड का फिनिशिंग देके दुकानदार क्या बोलते हैं कि ये आकाशमुनि है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल लोगों को नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, आकाशमुनि पेड़ का घर पे फर्नीचर्स लेके लोगों को टीक वुड बोल रहा है और खुद लौट के आ गया। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आई होप क्या तुम अंडरस्टैंड कि मार्केट में कितना बड़ा बिजनेस होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर बेस करके। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि सर जब फॉरेस्ट मार्चेंट जो होते हैं ना, जब वो मार्चेंट मार्केट से ये प्रोड्यूस को बाई करता है, ठीक है, अब आज बाई किया और संगे संग ये माल यहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं होता है सर। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये जो फॉरेस्ट मार्चेंट का जो यहाँ पर माल खरीदा हुआ है सर, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोड्यूस है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ पर जाके इसको परचेस करेगा, ठीक है। अब इसको परचेस करने के बाद अब यही पर्टिकुलर गुड्स को गाड़ी में लोड करके आपको अपने जगह में क्या करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। इसको पोल बोलते हैं सर, ये जो दिख रहा है इसको पोल बोलते हैं, हम लोग बंगाली में इसको बोली बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसे पोल कहा जाता है। सो अच्छा दाम में बिकता है सर, एक एक पोल का दाम कम से कम 200 250 और भी ज्यादा 400 500 टका, एक एक पीस पीस के हिसाब से नहीं होता, लॉट के हिसाब से होता है। अब मानो कि ये जो लॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका दाम है मानो 1.5 लाख, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब ये 1.5 लाख का लॉट यहाँ पर पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, मानो यहाँ से यहाँ तक का पूरा लॉट 1.5 लाख का लॉट है। अब क्या है यहाँ पर सर, ये 1.5 लाख का लॉट आपने गवर्नमेंट से लिया। अब आपने गवर्नमेंट को पार्ट बाय पार्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 3 पार्ट में गवर्नमेंट आपसे पेमेंट लेता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को किसी भी अलग स्टेट का भी अलग अलग हो सकता है। पहले 25% लेगा, फिर और 25% लेगा, और जब आप इसको एकदम गोडाउन से निकालोगे तो 75% लेगा। लेकिन मजा का बात है सर कि जो ये मर्चेंट होते हैं ना, इनका ये गोडाउन में सामान पड़ा रहता है, मतलब फॉरेस्ट के जो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट के एरिया में, ठीक है। आप देखो लोगों के पास इतना जगह नहीं होगा कि वो लकड़ी खरीद लिया तो अपने घर पे आके रख लेगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट का जगह को ही वो यूज करता है। एक सर्टेन डेट तक फॉरेस्ट बोलता है कि हमें कोई रेंट नहीं देना है, ठीक है। एक सर्टेन डेट तक, परचेज डेट से सर्टेन डेट तक गवर्नमेंट बोलेगा नो रेंट नीड टू पेड, बट आफ्टर दैट अगर आपका लकड़ी आप यहाँ से टिम्बर आप यहाँ से नहीं लेके जाते तो आपको गवर्नमेंट को रेंट भरना पड़ सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर इस पीरियड में जो बायर इसको परचेज किया है, ठीक है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सेल हो चुका है, अगर ये गुड्स है ना, ऑब्वियसली गुड्स है। अब ये गुड्स अगर किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मानो कि फायर लग गया हो, मानो कि बारिश के कारण खराब हो गया हो, चोरी हो गया हो, इसका बर्डन ऑफ लॉस कौन लेगा सर? जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट मर्चेंट है जो ऑलरेडी इसको बाई कर चुका है वो लेगा, या गवर्नमेंट जिसके गोडाउन में या जिसके साइट में, ठीक है, इसको फॉरेस्ट रेंज कहते हैं नॉर्मली, जिस फॉरेस्ट रेंज के साइट में ये पड़ा हुआ है वो लेगा? बोलो। मैं आपको पूरा बिजनेस सिनेरियो समझाया। हाँ बोलो सर। যে পারচেস করেছি তারই हाँ মানে ক্ষতিটা হবে, মানে সেই তাই নেবে। एग्जैक्टली सर, ठीक है, वेरी गुड। मतलब जो बायर है इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ठीक है, अब बायर खरीद के गवर्नमेंट के घर में ही रख दिया, मतलब सेलर के घर में ही रख दिया, ठीक है। अब इस केस में मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, आप किसी और एग्जांपल को भी ले सकते हो। आपने प्रोडक्ट बाई करके अपने घर पे नहीं, सेलर के घर पे ही रख दिया। अब प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा, आग लग गया, चोरी हो गया, हाँ, बारिश में डूब गया, अब इसका जिम्मा कौन लेगा सर? इसका बर्डन हम लोग सेलर सेलर को ही लेना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है सर, ठीक है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इसलिए इतना वाइटल हो जाता है। लेकिन इसमें भी डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है।
बट रूल यही कहता है, ठीक है। सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी constitute the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of seller and buyer. Passing of property implies passing of ownership. If the property has passed to the buyer, the risk in the goods sold is that the buyer and not of seller, though the goods may still be in the seller's possessions. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी। The rules regarding transfer of property and goods from seller to the buyer depend on two basic factors, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। अब देखो सर सेक्शन 18 आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 प्रोवाइड्स दैट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, ठीक है। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन मतलब जिसको अभी पहचानने में नहीं आया, ठीक है, मतलब कौन सा गुड है जिसको निश्चित तरीके से भी बोला नहीं गया। द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर एसर्टेन। मतलब बोला है कि जैसे देखो फॉरेस्ट मर्चेंट में आपको एग्जांपल दे रहा था कि अलग अलग टाइप ऑफ लकड़ी होता है सर, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मैं आपको लकड़ी बेचूंगा, टिम्बर बेचूंगा, ठीक है। लेकिन टिम्बर तो बेचने के लिए बोल दिया, बट कौन सा टिम्बर, नाम तो बताओ। ये देखो स्पेसी, ठीक है, स्पेसी तो करो, स्पेसिफिक तो करो। आकाशमुनि लेना है, अच्छा और भी होगा क्या? आकाशमुनि है, ये देखो सर जैसे मैंने आपको आकाशमुनि दिखाया, उसके बाद ही देख सकते हो आप यूकैलिप्टस, ठीक है। यूकैलिप्टस ये बहुत यूज होता है सर, इसका पोल, ये जो पोल मैं आपको शो कर रहा था ना वो एक्चुअली यूकैलिप्टस का पोल था, ठीक है। और नीचे आ जाओ महुआ, ठीक है। महुआ का एक फल होता है जिसपे नशा होता है, हाथी भी खा लेता है ना, एलिफेंट जो होते हैं सर, वो भी महुआ बहुत पसंद करता है। और महुआ से अलग अलग नशा का चीजें बनता है, दवाई भी बनता है, ठीक है। महुआ नाम सुने होंगे आप लोग कभी? हाँ सर, महुआ का पेड़, महुआ जहाँ पर होता है ना, जो एलिफेंट्स होते हैं ना जंगल में रहते हैं, वो महुआ खा के ना एकदम पूरा एकदम ड्रंकर की तरह हो जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी पेड़ दिख जाएगा, सॉल वगैरह भी हो जाता है सर, साल पेड़ बोलते हैं। सो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा पेड़ है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्लियर करो। पेड़ बहुत है, टिम्बर बहुत है, टिम्बर बहुत हो सकता है, मोबाइल फोन बहुत हो सकता है, ठीक है, मोबाइल फोन बहुत हो सकता है, कंप्यूटर का भी अलग अलग बहुत हो सकता है, बट कौन सा एसर्टेन करो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन करना, तभी प्रॉपर्टी पास होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। So the buyer can create the ownership right on the goods only when the goods are specific and as certain. Okay, very simple concept. Intention of parties, जिनके बीच में प्रॉपर्टी का डील हो, सॉरी सेलिंग का डील हो रहा है, उनके बीच में पार्टी का इंटेंशन क्या है, जो दोनों पार्टी डील कर रहा है उनका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। The property in goods is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. मतलब बायर सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके बीच में एक टाइम पीरियड का भी बात हो सकती है, इतने दिन के अंदर तुम मुझे पेमेंट कर देना और इतने दिन में अपना प्रोडक्ट लेके चले जाना। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 बोलता है। फिर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कहता है that for the purpose of ascertaining the intention of the parties regard shall be to the terms of the contract, the conduct of the parties, the circumstances of the case, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का बहुत सारे टर्म्स हो सकता है सर, ठीक है। जैसे ये देखो सरकार का जो टर्म्स कंडीशन था लकड़ी बेचने का, ये गवर्नमेंट का फॉरेस्ट प्रोड्यूस का टर्म्स कंडीशन देखो, ये देखो सब एकदम लिखा रहता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है टर्म्स कंडीशंस का। ये देखो आपको क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो ऑक्शन डेट, इस डेट में ऑक्शंस होगा, ये बांकुड़ा डिविजन का है, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स बिना एक्स्ट्रा टैक्स कर देना चाहते हो तो 29 नवंबर का लास्ट डेट है, 25% देके जमा करो आप पहले, और 30 जनवरी 2023 से पहले बाकी 75%, अगर मानो कि 1 लाख का है तो 1 लाख में से 25,000 जमा करके आप पहले अपना जो प्रोडक्ट है उसको बुक कर लो, ठीक है, मतलब उसमें आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद आप अगर उस डेट के अंदर 25% नहीं देते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा टैक्स देके, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करके वो अमाउंट भरना पड़ेगा, ठीक है, रूल के हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अब सिमिलरली और भी क्या बोला देखो, 30 जनवरी 2023 के अंदर विदाउट एनी लेट फी, विदाउट एनी सरचार्ज अमाउंट आप 75% देके बाकी अमाउंट, मतलब 75,000 बाकी जो आपका बाकी है वो जमा करके आप निकालो सर। लास्ट डेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विदाउट डिपो रेंट, देख रहे हो, ठीक है, जो डिपो बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट डिपो। फॉरेस्ट डिपो से अगर आपको अपना जो भी प्रोडक्ट जो आपने टीम पर परचेस करके रखा, जो भी वो सर्टेन
टिम्बर हो, लाइक यूकेलिप्टस हो सकता है, आकाशमणि हो सकता है, साल का पेड़ हो सकता है, एनी काइंड ऑफ टिम्बर जो गवर्नमेंट से ऑक्शन करके आपने लिया, कोई चोरी का माल थोड़ी ना है सर। तो गवर्नमेंट आपको डिपोट रेंट से, डिपोट रेंट बिना डिपोट रेंट का आप 16 जनवरी के अंदर, मार्च के अंदर अपना प्रोड्यूस जो है, जो आपने बाई करके रखा, आप निकाल सकते हो। अगर आप उसको एक्सट्रैक्शन को फॉरेस्ट प्रोड्यूस के केस में, ठीक है, विदाउट डिपोट रेंट अगर करना चाहते हो फॉर फायरवुड, तो उसके लिए डेट है 17 मई 2023, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा देना है तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेट 25%, लास्ट डेट विद सरचार्ज, सब बोल के रखा है, ठीक है। कौन सा डिविजन में ऑप्शन हो रहा है, बांकुड़ा नॉर्थ फॉरेस्ट डिविजन, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जगह है, और मार्केट में लोगों का जरूरत का भी एक बहुत बड़ा जगह है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक अलग बिजनेस है, ठीक है। बट मैं आपको बस इतना कहना चाहा कि ये देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी, ये सेल लिस्ट है, इसको सेल लिस्ट भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है सॉल्ट लेक में, ठीक है। ये सॉल्ट लेक हेड ऑफिस से, सॉल्ट लेक हेड ऑफिस से पूरा का पूरा खेल खेला जाता है। और मैं तो ये लास्ट, मेरा उम्र जितना सर 32 ईयर से मैं देख रहा हूँ, पापा कम से कम 45-50 साल से शायद कर रहा हूँ, 50 साल तो होगा नहीं, ठीक है, 40 ईयर से पापा कर रहा होगा, ठीक है, 40 साल से। तब इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता था, लेकिन सिस्टम नहीं था, ठीक है, सिस्टम नहीं था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो गुड्स एक्ट का अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग सिस्टम है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बिजनेस में होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाया, ठीक है। सो इंटेंशन ऑफ द पार्टी, जैसे यहाँ पर एक पार्टी गवर्नमेंट है, दूसरा पार्टी फॉरेस्ट मर्चेंट्स है। ऐसे कोई भी बिजनेस में आप अपना कनेक्शन जोड़ दो सर, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, the primary rules determining the passing of property from seller to buyer are as follows. Passing of property specific of ascertain goods, ठीक है, पहला तो goods ascertain कर लो। Passing of unascertain goods अगर है तो in that case डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अनएसर्टेन है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। बट बात ऐसा है कि स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स भी हो सकता है, पासिंग ऑफ अनएसर्टेन भी हो सकता है। लेकिन अगर अनएसर्टेन हो तो बाद में प्रूफ ऑफ बार्डन का एक खेल हो जाएगा। गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, मैं आगे बताता हूँ आपको कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस ये क्या होता है सर। ये चीज आप लोग अकाउंट्स में भी किए होंगे, क्या है आप लोगों ने मैम के पास, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, इसका अकाउंटेंसी। यस सर। क्यों सर, इसमें तो आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग इसका लीगलिटीज देखेंगे और क्या। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, ठीक है। अब चलो एक एक करके बाकी चीजों में बात करते हैं। प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिक है, असर्टेन है तो क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर अनअसर्टेन है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी अगर अप्रूवल सेल ऑन रिटर्न बेसिस है तो क्या होगा। चलो एक एक करके फटाफट। अच्छा, प्रॉपर्टी पासेस विद इंटेंडेड टू पास, ठीक है, इंटेंशन है प्रॉपर्टी पास कराने का ही, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है। So where there is a contract for the sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended to be transferred. मतलब ये बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसका एक एग्जांपल देखोगे ना एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि भाई कौन से डेट में आप ट्रांसफर करने का बात कर रहे हो, ठीक है, और बस उस डेट में आप ट्रांसफर करो। मतलब जिस डेट पे बात हुआ है उस डेट के अंदर स्पेसिफिक जो ascertain goods है वो ट्रांसफर करना, सिंपल। Where there is a contract of sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time as the parties to the contract intended it to be transferred. जैसे मानो फ्लिपकार्ट के साथ आपका कोई, फ्लिपकार्ट में आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, तो जैसे फ्लिपकार्ट ने आपको बोला कि भाई ये नोकिया का फोन है, नोकिया का एग्जांपल नहीं लेंगे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब। अच्छा चलो, बचपन में बहुत अच्छा था, आजकल बहुत खराब। रेडमी का फोन, ठीक है, आजकल मैं गुस्सा हो गया ये नोकिया का इतना खराब फोन के कारण। अच्छा, रेडमी का फोन चलो, अब रेडमी ये फोन 7,900 में देने का वादा कर रहा है, साथ में ये भी बोल रहे हैं कि भाई फास्टर डिलीवरी कल 2 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे और फ्लिपकार्ट के बीच में भी डील पक्का हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर बाई नाउ करूंगा, एग्री करूंगा, लास्ट में फ्लिपकार्ट मुझे और एक बार बोलेगा कि हाँ ये डिलीवरी कल तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल बात है कि भाई मैं कौन सा फोन स्पेसिफिक कर रहा हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि रेडमी 10 है, ये भी बोल दे रहा हूँ कि चारकोल ब्लैक, ये भी बोल रहा हूँ कि 32 GB वाला, ये भी बोल दे रहा हूँ कि 3 GB रैम। मतलब फ्लिपकार्ट ने जो जो बोला मैंने इसको बाय नाउ करके एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया और फ्लिपकार्ट ने मुझे जो डिलीवरी का टाइम दिया उस डेट के अंदर फ्लिपकार्ट मुझे ये डिलीवरी कर देगा। ओके, सो बस वही बोला है सर, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू
पास, मतलब एकदम सब कुछ ठीक ठाक वे में बन रहा है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेड और इंटेंडेड टू पास। मतलब ये बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। तो स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और एक बात याद रखना पड़ता है सर, जो स्पेसिफिक गुड्स हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं वो डिलीवरेबल स्टेट पे होना चाहिए। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है, मतलब वो डिलीवरी करने लायक हो। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट एंड स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू असर्टेन प्राइस। अब ये दोनों तीनों चीज आपको अलग से समझना होगा। स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग द प्रॉपर्टी, मतलब या तो वो पूरा पूरी एकदम रेडी है, दूसरा है कि उसको मतलब रेडी करना पड़ेगा, और तीसरा है कि रेडी भी करना है और साथ में दाम भी तय करना है। अब ये कैसे हो, चलो ये भी समझो सर, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक गुड्स के अंदर चल रहा है, प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। अब इसमें अलग अलग 3 सिनेरियो बन सकता है। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट्स, वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट में मोबाइल फोन ऑर्डर किया और मोबाइल फोन डिलीवरेबल स्टेट पे है। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिया है सेक्शन 20, क्या बताता है, X goes into a shop and buys a television and asks the shopkeeper for its home delivery. Shopkeeper agrees to do it and the television immediately becomes the property of X. Very simple. मैंने फ्लिपकार्ट में गया, फ्लिपकार्ट को बोला कि भाई मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, फ्लिपकार्ट मेरे घर पे कल तक डिलीवरी कर देगा। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 20, ठीक है। ये सिंपल है, ये बड़ा सिंपल बात है। Where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property of the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of goods or both is postponed, ठीक है। ये यहाँ पर एकदम एक immaterial fact होता है, तो इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में है। बट आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा, सर स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, सर ये कैसा है, सेक्शन 21, चलो देख लेते हैं। पीटर बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क फॉर ए होम डिलीवरी। तुमने किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में विजिट किया और उसको होम डिलीवरी देने के लिए बोला। शॉपकीपर एग्री हुआ, यस हम लोग आपको लैपटॉप डिलीवरी कर देंगे। However, the laptop does not have a Windows operating system installed. तो शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया टू इंस्टॉल इट एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। शॉपकीपर ने बोला कि हाँ सब कुछ रेडी है, बट अभी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, विंडोज 11 है ना, आजकल विंडोज 11 आ चुका है, या फिर विंडोज 10 का अगर पुराना है तो वो ले सकते हो। सो वट एवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी भी उसमें इंस्टॉल नहीं है। तो शॉपकीपर ने आपको बताया कि हम लोग उस पर विंडोज डाल के आपको प्रोवाइड करेंगे बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। तो इन दिस केस द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू पीटर ओनली आफ्टर शॉपकीपर हैज इंस्टॉल्ड द वेज making the laptop ready for delivery and intimated the buyer about it. So this is called put into a deliverable state. Simple है ना, बहुत ही सिंपल है। Put into a deliverable state, deliverable state पे नहीं था, अब इसको deliverable state के स्टेट में कन्वर्ट करके फिर आपको ये डिलीवरी किया जाएगा, ये भी हो सकता है। And the another point is that specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything there to in order to a certain price. जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल देखो, सेक्शन 22, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी, ए ने किसी कंपनी को कारपेट बेचा है, ए सोल्ड कारपेट्स टू द कंपनी व्हिच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। मतलब कारपेट का क्या है सर, कारपेट एक्चुअली लेड डाउन किया जाता है, मतलब घर पे बिछाया जाता है, तो अपने दुकान में उसको बिछाया जाता है, मतलब उसको फ्लोरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो a sold carpets to the company which were required to be laid. The carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid. आपको समझना, the carpet was delivered to the company's premises but was stolen before it could be laid. It was held that the carpet was not in deliverable state as it was not laid, which was part of the contract and hence the property had not passed to the buyer company. गजब है, देखो सर बात क्या है, अगर आप कभी कोई क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, मतलब ये जो कारपेट कंपनी है, ठीक है, अब मानो कि आपने कोई कारपेट कंपनी को बोला कि भाई मेरे घर पे कारपेट डिलीवरी करने के लिए, ठीक है, मुझे कारपेट फ्लोरिंग करना है। एग्जाम्पल दे दो, अब इस तरह का नहीं सर, ये तो लूज है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। अब ये जो कारपेट यहाँ पर फ्लोर किया गया है, ठीक है,
मानो कि ये कारपेट आपके घर पे तो आ गया, लेकिन इसको अभी भी पेस्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो ये ना एक्चुअली प्रॉपर सेल नहीं हुआ, मतलब सेल उसका कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ कारपेट घर पे देखने के लिए तो कोई नहीं बुलाते सर। कारपेट को क्या करना पड़ता है, उसको फ्लोरिंग करना पड़ता है। अब जब तक ये कंपनी पूरा ना कर देता, उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं। अब मानो कि ये आपके घर पे रख के कंपनी चला गया और बोला कि डिलीवरी हो गया, तो इसको डिलीवरी हुआ नहीं माना जाएगा सर, क्योंकि कारपेट का डिलीवरी का मतलब है उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मतलब है कारपेट पेस्टिंग, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल बात सर, कि जब तक आप अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर देते हो, लेट डाउन का जो कॉन्सेप्ट था वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो इसे ये कहा जाएगा कि भाई बायर कंपनी में ये प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ। Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything there to in order to sell a certain price। मतलब एक्चुअली सिर्फ मतलब उसका एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो कंडीशन था वो था कारपेट फ्लोरिंग करना। अब कारपेट को फ्लोरिंग करना है तो फिर कारपेट को पहुंचा के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डिलीवरी हो गया, ठीक है। कारपेट पहुंचा के आप ये नहीं बोल सकते कि डिलीवरी हो गया। हाँ, आप कोई बोल सकते हैं सर अगर उसके घर से चोरी हो गया तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है, क्योंकि बायर के घर से चोरी हुआ है। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन किसका कितना गलती है, बट रूल कहता है कि कारपेट का डिलीवरी हुआ है तभी माना जाएगा जब कारपेट पेस्ट रहेगा। अगर कारपेट पेस्ट होने के बाद कुछ उसमें चोरी चमारी होता है, कोई उसका पेस्टिंग उठा के लेके चला जाता है, तब बायर दोषी है, ठीक है, क्योंकि कारपेट तो ओनली देखने के लिए कोई नहीं बुलाएगा ना तो बायर को, सेलर को। बोलो सर, समझ में आया? अरे सिचुएशन समझ में आ रहा है ना? हेलो, कोई आवाज नहीं है सर आप लोगों का, बताओ कनेक्टेड हो, समझ में आ रहा है ना? तो ये हाँ सर। चीज समझना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने डिलीवरी कर दिया तो काम खत्म। अब ये डिपेंड करता है कि भी कौन सा गुड्स क्या डिलीवरी हुआ है उस पे, ठीक है। तो जब तक वो पूरा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपका डिलीवरी हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार ऑनलाइन से फर्नीचर्स ऑर्डर करते हैं, फर्नीचर लाइक मानो कि बेड ऑर्डर करते हैं, है ना, हम लोग करते हैं ना। जैसे फ्लिपकार्ट में मिलता है फर्नीचर्स में, होम फर्नीचर्स में जाओ तो यहाँ पर आपको हाँ बेड्स। अब देखो ये तो ऐसा तो नहीं आता है ना, ये जैसे मानो अगर आपको ये बेड ऑर्डर करना है 30-40 थाउजेंड का आसपास का प्राइस है। अब इसका नेचुरल एक रूल होता है सर, विद इंस्टॉलेशन ही आपसे ये चार्ज करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बेड का सारा प्रॉपर्टी आपके घर पे पहुंचा दिया और फ्लिपकार्ट ये बोल रहा है कि हमने तो बेड का मतलब ट्रेन डिलीवर कर दिया, नहीं। आप देखिएगा ये इनका सेल का पार्ट है सर, ठीक है, ये इनका सेल का पार्ट है कि विद इंस्टॉलेशन, ठीक है। होम डिलीवरी कंडीशन, फिनिश कलर हनी डिलीवरी कंडीशंस, डू इट योरसेल्फ, ये देखो, देखा, लिख दिया यहाँ पर डिलीवरी कंडीशन डू इट योरसेल्फ। मतलब अगर ऐसा लिख दिया इसका मतलब क्या है कि आपको अपना मैकेनिक बुला के करवाना पड़ेगा, कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विस नहीं देगा। समझ में आ गया ना? समझ रहे हैं सर कितना बड़ा बात है ये सब सेल ऑफ गुड्स में। अगर यहाँ पर डू इट योरसेल्फ ना बोलता तो कंपनी को ये बताना पड़ता, तो नेचुरल पॉइंट ये है कि हाँ सर कंपनी को ही ये देना पड़ता है। लेकिन आजकल तो सर लोकल मैकेनिक होता है हर घर के आसपास में, तो आप बोलो आप अपना ऑर्डर डाल लो और लोकल मैकेनिक से इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। लेकिन कंपनी इसको डू इट योरसेल्फ बोल दिया। अगर ऐसा नहीं बोलता तो फिर कंपनी ही अपना डिलीवरी का आइटम देता। तो ये सारा चीज ना देखना पड़ता है कि डिलीवरी सच में हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। So goods must be ascertained, section 18 क्या कहता है, when there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। अब जो निश्चित तरीके से कहा नहीं जा सकता कि भाई ये क्या चीज बेच रहे हैं हम, ठीक है, कौन सा चीज सेल हो रहा है, तो उसके ऊपर ना कॉन्ट्रैक्ट होना मुश्किल है। सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शंस, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला सेक्शन 23 सबसेक्शन 1
where there is a contract for the sale of unascertain or future goods by description and goods of that description in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ये बेसिकली सिंपल बात है कि भाई जो अनअसर्टेंट है उसे असर्टेंट करो. ठीक है, अनअसर्टेंट का डिलीवरी होना मुश्किल है. गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन डिलीवरेबल स्टेट एंड डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन. ठीक है, अब ये डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन मैं बताता हूँ. कैरियर मतलब किसी कैरियर कंपनी के थ्रू से, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू से जब कोई गुड्स प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, when pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to the carrier or other bailey. ठीक है, मतलब बेली मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके गुड्स किसी के घर पे पहुंचाता है. ठीक है, बेली मतलब जैसे ट्रांसपोर्टर बेली का काम करता है. मैं आपको समझाता हूँ. ट्रांसपोर्टर या लॉजिस्टिक कंपनी, ये भी मेरा फैमिली बिजनेस का ही एक पार्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकता हूँ कि क्या होता है. जैसे मानो कि सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, जैसे मैं आपको कोलकाता का एक सिंपल सा कहानी बताता हूँ. वेस्ट बंगाल नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, इवन पूरा ईस्टर्न इंडिया में ये चीज़ बड़ा फेमस है कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है बड़ा बाजार. ठीक है, मतलब अगर आप पूरा पूर्वी भारत को देखोगे तो पूर्वी भारत के जितना सारा मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्ट जमा होता है वो है कोलकाता. ठीक है, अब कोलकाता में बड़ा बाजार एरिया, कोलकाता बड़ा बाजार एरिया में दुनिया में मतलब पूरा पूर्वी भारत से, ईस्टर्न इंडिया से जितना भी दुकानदार होते हैं ना वो आते हैं. बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं और बंगाल से तो आएगा ही आएगा. इवन नॉर्थ ईस्ट से भी आता है सर. अब बात क्या है सर, नॉर्थ बंगाल से भी आते हैं. अब ये लोग क्या करता है, यहाँ पर आके ये बड़ा बाजार से अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर देके जाता है. ठीक है, अब ये रहा बड़ा बाजार. बड़ा बाजार कहाँ है? बड़ा बाजार देखने में इतना छोटा सा जगह है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है. लाखों करोड़ों का डेली का ट्रांजैक्शन चलता है. अब बड़ा बाजार एरिया में क्या होता है, मानो कि कोई इस एरिया से बड़ा बाजार आया, प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया. बड़ा बाजार में कौन है? सप्लायर है. अब सप्लायर क्या करता है, मैं आपको कोलकाता का सिनारियो बताता हूँ. कोलकाता में क्या होता है कि सर जैसे ये बड़ा बाजार मार्केट एरिया है, इसके पास में ही मैं आपको एक एरिया बताता हूँ, उसका नाम है सर पोस्ता एंड मालापाड़ा. ठीक है, आपको जानकारी दे देता हूँ सर, अगर कभी भी किसी को ऐसी जरूरत पड़े तो आपको ट्रांसपोर्टिंग एरिया के लिए इस एरिया में जाना पड़ेगा. फ्रॉम बड़ा बाजार टू जो एकदम बगल में ही है. ठीक है, दिस एरिया. ठीक है, अब ये जो एरिया है इसको पोस्ता एज वेल एज मालापाड़ा. अब ये एरिया किसका जोन है? ट्रांसपोर्टिंग का जोन है. तो कोई मानो कि एनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता में आया, बड़ा बाजार में आया, प्रोडक्ट का सप्लायर को ऑर्डर दिया और फिर ऑर्डर देके वो बड़ा बाजार वाले दुकानदार को बोल देता है कि भाई मेरा माल जो है वह मालापाड़ा में इस ट्रांसपोर्ट में दे देना. जैसे हम लोग का एक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर बल्ला मिदनापुर बोल के. ठीक है, मेरे अंकल चला देखते हैं उसको. तो कहने का मतलब ऐसा है कि अब ये ट्रांसपोर्टिंग में जाके ये अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ पर ये है बायर सर. बायर यहाँ से आया. ठीक है, बायर यहाँ आके बड़ा बाजार में माल का ऑर्डर दे दिया. ठीक है, अब सप्लायर जो है मतलब जो सेलर है, सेलर यहाँ पर है. अब सेलर क्या करेगा, बायर के कहने पे जिस ट्रांसपोर्ट में देने के लिए बोला वो अपने लेबर के थ्रू से वो माल मालापाड़ा में या पोस्ता एरिया में पहुंचा देगा. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, चावल से लेके दाल से लेके सब्जी नहीं होता इस एरिया में, ग्रोसरी आइटम, ठीक है, यूटेंसिल्स, ठीक है, जो बोलोगे, लोहा लक्कड़, ठीक है, जो चीजें हार्डवेयर आइटम्स जो बोलोगे, टॉयज आइटम्स, ठीक है, मतलब जो भी चीजें जरूरी होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में. हाँ, फ्रूट्स का मार्केट अलग है सर. फ्रूट्स का मार्केट इस एरिया में नहीं होता. फ्रूट्स का मार्केट चलता है थोड़ा सा आगे आना पड़ता है. मुची ये आपका क्या मार्केट का नाम? हाँ, मतलब इसी एरिया में एमजी रोड में थोड़ा सा आपको सामने आना पड़ता है. उस एरिया में उसका ट्रांसपोर्टिंग एरिया अलग है, उसका नाम है मेछुआ मार्केट. ठीक है, मेछुआ मार्केट वो पूरा एशिया का मतलब ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट फ्रूट मार्केट है. अब उसको छोड़ो तो मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग का बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना. अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि अब इस कोस्ट एरिया में जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं, ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टर लोग क्या करता है, इस प्रोडक्ट को इस जो बायर ने यहाँ ऑर्डर दिया था उसके घर तक पहुंचाएगा. ध्यान से सुनना. अब बोलो कि डील तो बायर और सेलर के बीच में हुआ है, बड़ा बाजार वाले दुकानदार और बायर ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल या डिस्ट्रिक्ट से. तो ये बायर है, ये सेलर है, तो ये कौन है? ये तो ट्रांसपोर्टर है. ये इनके बीच में थर्ड पार्टी है सर, जो इनका सामान इनके कहने पे, सॉरी,
सेलर का प्रोडक्ट बायर के कहने पे इनके वहां पर डिलीवरी करेगा। अब अगर बीच रास्ते में प्रोडक्ट में कुछ होता है उसका जिम्मा कौन लेगा? तो सर माया ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में ये एक प्रॉब्लम है सर, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस का एक रिस्क है, हर बिजनेस का एक रिस्क होता है। अब ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस का रिस्क ये होता है कि ये आपको सही सलामत ये पहुंचाना होगा। अब ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, आप तो बस भाड़ा लोगे, आप तो बस भाड़ा लोगे, मतलब इसका जो फेयर है, जो जो इसका भाड़ा है प्रोडक्ट पहुंचाने का, वो भाड़ा लोगे, वो बस्ता के हिसाब से होता है, ठीक है। 50 केजी का बस्ता के हिसाब से नॉर्मली भाड़ा का रेट चलता है, ठीक है। पर केजी मानो 10 টাকা, 20 টাকা, 25 টাকা ऐसा होता है। फिर 50 केजी का भाड़ा जो होगा इस हिसाब से भाड़ा डिसाइड होता है। मैं एक एग्जाम्पल दिया। अब ये भाड़ा के हिसाब से अब आप ये प्रोडक्ट पहुंचा दोगे जो एक्चुअली इसका ओनर है। अब प्रॉब्लम सर यहीं पर है, डिलीवरी टू दी कैरियर, ठीक है। सिमिलरली ये मैंने आपको एक रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी बताया, सिमिलर यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है। तो ए बिल ऑफ लैंडिंग ऑफ रेलवे पर्सन इज मेड आउट इन द नेम ऑफ ए बायर। जब 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 रेल के थ्रू से कोई सामान आता है, जैसे मानो हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिए, फ्लिपकार्ट कई बार ऐसे होता है कि रेल के थ्रू से वो सामान किसी दूसरे स्टेट से मंगवाता है। अब रेल कौन है? रेल कैरियर है, ठीक है। नेम ऑफ द बायर एंड इज सेंड टू हिम, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर। क्योंकि ये जो बिल ऑफ लैंडिंग होता है ना, ये एक्चुअली एक बिल होता है जो बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर का एक बिल होता है, बिल ऑफ लैंडिंग। जो जिसके पास ये बिल ऑफ लैंडिंग रहेगा, ठीक है, जो बेसिकली बायर होता है, सेलर ये बिल ऑफ लैंडिंग ईमेल के थ्रू से सेंड कर देता है। अब वो बिल ऑफ लैंडिंग लेके आप रेलवे में जाके वो गुड्स को ले सकते हो, ठीक है। In case the goods are subject to accidental loss or any theft, the seller will be not be liable. अगर इस बीच में गुड्स का कुछ भी हो जाता है, सेलर लायबल नहीं, तो फिर कौन लायबल है सर? सर या तो ट्रांसपोर्टर या तो बायर, या तो बायर लायबल है या तो ट्रांसपोर्टर लायबल है। अब यहाँ पर खेल है सर कि सर ट्रांसपोर्टर क्यों लायबल है? अब बायर और ट्रांसपोर्टर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये देखना पड़ेगा। सर जनरल बिजनेस और ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में, साधारण जो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस होते हैं, ऐसे केसेस में बायर और ट्रांसपोर्टर के बीच में नॉर्मली कोई पक्का डील तो नहीं होता, बट कुछ जनरल सेंस उसमें अराइज होता है। मानो कि ट्रांसपोर्टर का जो ड्राइवर है वो दारू पी के चला रहा था, ठीक है, और गाड़ी कहीं पर ठोक दिया रास्ते में, तो बायर का जितना सामान था वो तो लॉस में चला गया। तो ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टर का ही इसको डैमेज देना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये एक बहुत ही रेगुलर कॉन्सेप्ट चलता है सर, ये डैमेज क्लेम का कॉन्सेप्ट। इसलिए ड्राइवर कैसा है, आजकल एक गाड़ी मैं सुन रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रक में एक सेंसर आ रहा है सर, ठीक है। पापा इस बार बोल रहा था मुझे कि ट्रक में ऐसा सेंसर आ रहा था कि अगर कोई ड्राइवर मतलब ड्रंकिंग मतलब ड्रिंक करके, ठीक है, मतलब ड्रंकर बन के अगर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। अगर ऐसा सेंसर बना लेता है तो मैं तो बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइफ रिस्क भी बहुत होता है और बिजनेस में लॉस भी बहुत होता है। ये जो हाईवे में एक्सीडेंट वगैरह होता है आप देखिएगा, ठीक है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि काफी रिस्क होता है। ऐसे जो ड्राइवर होते हैं उनको बहुत मुश्किल का काम करना पड़ता है, बट फिर भी ये जो पी के गाड़ी चलाना, ठीक है, वो भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा पीना, ठीक है, जिसमें आपका मतलब बॉडी एंड माइंड आपके कंट्रोल में ना हो, इसमें एक तो रास्ते में एक्सीडेंट भी होता है, दूसरे लोगों का जान भी जाता है, ऊपर से बिजनेस में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस आ जाता है। अब ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टर को ही बायर को देना पड़ता है सर। এটা যদি अब কন্ট্রাক্টে নাও থাকে তাহলেও দিতে হবে সেক্ষেত্রে। हाँ देना पड़ता है सर, वो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखाने का क्या जरूरत है? मतलब आप ऐसे मानो कि ये तो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर नहीं तो ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस कैसे कर रहा हो? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामान नहीं पहुंचा पाते तो फिर आप फेलियर हो। अब हाँ कभी कभी एक्सीडेंट जरूर होता है, बट ऐसे केसेस में क्या ट्रांसपोर्टर पूरा सामान का पैसा भरेगा? नॉट पॉसिबल, बट बायर क्लेम करता है। नॉट पॉसिबल ऑलवेज, बट बायर क्लेम करता है अगर जनरल लेवल में हो रहा है। अगर थोड़ा बड़ा लेवल में होता है ना, ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है, जिसको मतलब नॉर्मली जो लॉजिस्टिक बिजनेस करते हैं, और कुछ ट्रांसपोर्टिंग है सर, कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो थोड़ा सा बड़े लेवल में इस काम को करते हैं। वो क्या कर देते हैं ना, इंश्योरेंस कर देता है। लेकिन একটা इसमें एक কথা प्रॉब्लम, हाँ बोल।
এই যে স্যার মানে এই যে এর মধ্যে তো সেলারের কোনো দায়িত্ব নেই যখন সেলার नहीं ট্রান্সপোর্ট দিয়ে মাল सेलर जब ट्रांसपोर्टर को दे दिया ना वो अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। কিন্তু স্যার এই ক্ষেত্রে আমি বলছি স্যার রিয়েল লাইফে একটা জিনিস আমি দেখেছি মানে এটা তো স্যার যখন ধরুন সেলার যদি ট্রান্সপোর্টের সাথে সমস্ত কথাবার্তা বলে বাইরের কাছে কোনো মাল পাঠায় মানে বায়ার বলেনি যে আমাকে ট্রান্সপোর্টই পাঠাতে কিন্তু সেলার ইচ্ছে কি মানে নিজে না নিয়ে গিয়ে মানে ট্রান্সপোর্ট দিয়ে মাল পাঠিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে স্যার ট্রান্সপোর্টের মাল ড্যামেজ হয়েছে তাহলে তার দায়িত্ব সেলারেরই হবে তখন তো बायरের বা ট্রান্সপোর্টের তো কিছু यस হবে সেটা यस दैट्स ट्रू, हाँ दैट्स ट्रू सर। मतलब अगर बायर के कहने पे नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब बायर को नहीं पता, मतलब बायर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर बोल रही कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सामान पहुंचाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो इस पे क्या हो गया संभव, इसमें कि तूने जो एग्जांपल दिया कि सेलर ये बोल रहे कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान तुम्हारे घर पे पहुंचाऊंगा, तो इसमें सेलर তাহলে ओनरशिप তো সেলার ट्रांसफर ओनरशिप ट्रांसफर तो नहीं किया ना, सेलर तो ओनरशिप अपने ही पास रखा। तो जब तक सेलर ओनरशिप अपने पास रखेगा तब तक तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर को ही लेना पड़ेगा। लेकिन सेलर जैसे ही बायर के कहने पे ट्रांसपोर्टर को दे देता है, मतलब अब सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब बायर समझेगा और ट्रांसपोर्टर समझेगा। না স্যার কেন বললাম কারণ স্যার এই যে মানে এই যে স্যার যে কোম্পানিতে মামা কাজ করে ওই কোম্পানি স্যার আসামে মাল পাঠিয়েছে আসামের যে ডিস্ট্রিবিউটর সে স্যার তো বলে এখানকার গাড়ি তো স্যার আসাম অবধি পৌঁছাবে না কোম্পানি ছোট গাড়ি তো কোম্পানি বলেছে যে আমি ট্রান্সপোর্ট দিয়ে মাল পাঠাচ্ছি তো ট্রান্সপোর্টের মাল কিছুটা বাইরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে সেই ডিস্ট্রিবিউটর বলছে যে আমার এখানে প্রায় 10 পেটি মাল ভাঙা এসছে আমার কাঁচের বোতল ভাঙা বেরিয়েছে তো তাহলে এবারে মানে ট্রান্সপোর্টের সাথে আমাদেরই মানে কোম্পানি ঝামেলা হয়েছে যে কিভাবে মাল সেই ক্ষেত্রে বায়ার তো কোনো কিছু দেয় না বায়ার বলছে আমি কোনো দায় নেবো না এটার ক্ষেত্রে তো পাঠিয়েছো তোমরা তোমাদের হেডেক সেটা তো আমার হেডেক না তো সেই ক্ষেত্রে তো সেলারের দায় ऑब्वियसली वही तो मैं बोला कि जब ओनरशिप ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ है तब सेलर को হ্যাঁ लेना पड़ेगा। এবারে बट স্যার अगर সেলার মানে এবারে স্যার এই কোম্পানিতে যেহেতু ট্রান্সপোর্টের সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট না করে পাঠিয়ে দিয়েছে নর্মালি পাঠিয়েছে সেক্ষেত্রে স্যার ট্রান্সপোর্টের কোনো দায় নেয়নি हाँ ये प्रॉब्लम होता है, विदाउट एनी एग्रीमेंट ये सब प्रॉब्लम तो होता है। আচ্ছা মানে পেটিএম পেটি রেখেছে ভেঙে গেছে ওরা বলছে যে এখানে তো আপনি তো বলেননি যে আমাদের ড্যামেজ ক্লেম এরকম কোনো ব্যাপার আছে আমাদের সাথে ये हो উল্টো सकता কেস है सर, ঝামেলা ये করে हो দিয়েছে सकता है सर, ये इसीलिए मैं आपको बोला कि मतलब ये जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग में ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि बड़ा डैमेज के कारण कुछ बड़ा ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होता है उसमें भाड़ा ज्यादा हो जाता है सर, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर इंश्योरेंस करके रखता है ना कुरियर कंपनी या कैरियर कंपनी, तो उसमें अगर इंश्योरेंस वो करता है, मतलब वो ट्रांसपोर्टिंग क्या करता है कि अगर कुछ भी डैमेज होगा मैं इंश्योरेंस करके रखूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे डैमेज क्लेम होगा। लेकिन ऐसे केसेस में जो फेयर है सर, फेयर ज्यादा हो जाएगा, अब फेयर ज्यादा हो जाएगा तो फिर नॉर्मल लोग बोलेगा नहीं हमको भाड़ा, आपका भाड़ा बहुत ज्यादा। अब ये चक्कर है सर, हमारे देश में ही तो प्रॉब्लम है कि आपको सेफ्टी चाहिए तो पेमेंट करो लेकिन पेमेंट के ज्यादा करने बोलोगे तो फिर बोलेगा नहीं नहीं फिर ज्यादा हम सस्ता में लेके जाएंगे। सो वट एवर रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसे सिचुएशंस होता है, ठीक है। So M places an order for book with a bookseller in Mumbai. He asked him to send the book by courier. Payment of the book was to be made by check. The seller sends the book by courier. The book is lost in the way. The seller wants the buyer to bear the loss according to the section 23 subsection 2. It is an unconditional appropriation of goods because of which buyer M has become the owner of the goods. Therefore, she will bear the risk of loss of the books in the way. मतलब एक्चुअली यहाँ पर बायर ने ही बोला था कि आप कुरियर के थ्रू से बुक्स हमें भेज दो, तो क्योंकि बायर ने बोला था तो ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर बायर ना बोलता कुछ भी और सेलर बोलता कि मैं आपको इस तरह से पहुंचाऊंगा, तो बायर बोलते फिर अगर देखो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो मैं नहीं जानता, आप देख लो। जो सवाल आपने किया था उसी का जवाब इसमें है सर। Analysis of section 23, sale of unaccepted goods and appropriation. Appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of contract and with the mutual consent of the seller and the buyer. ठीक है, मतलब ये सब म्यूचुअल कंसेंट में काम चलता है सर, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट में अब म्यूचुअल कंसेंट कभी कभी दिक्कत पड़ता है, बट essentials है सर ये सब चीजें। Essentials are there is a contract for sale of unaccepted or future goods. The goods should confirm the description and quality stated in the contract. The good must be in a deliverable state. The good must be unconditionally as distinguished from intention to appropriate to the contract either by delivery to the buyer or his agent to the carrier, ठीक है। The appropriation must made by the seller with the assent of the buyer, ठीक है। तो सब कुछ as per mutual consent वही यहाँ पर बोला गया। अब goods sent on approval or sale on return basis, ठीक है, section 24 ये आप लोग जानते हो सर, कैसे जानते हैं? चलो इसका एग्जाम्पल देने के लिए मेरे पास क्या एग्जाम्पल है,
फ्लिपकार्ट में भी आप देख सकते हो, मिंत्रा में जाने का जरूरत नहीं। अच्छा देखो, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा था। अच्छा क्या ये रिप्लेस हो सकता है, मतलब रिटर्न हो सकता है? यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है सर, रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहीं पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मिंत्रा में इजीली दिख जाएगा, क्योंकि मिंत्रा कपड़ा का डीलिंग करता है ना सर। और कपड़े के केस में ये बिजनेस के लिए बड़ा मतलब ये थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि कपड़ा में ना उस तरह का लॉस कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मानो ये जो सलवार पीस है, ठीक है, या चूड़ीदार जो भी बोलते हैं आप लोग, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको शो करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पर नीचे लिखा रहता है कि कूपन कोड, बेस्ट ऑफर्स, इजी 30 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज। दिखाई दिया सर? हेलो, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलो सर। है सर। तो ये जो 30 डेज इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज है, इसका मतलब क्या? ये सेल ऑफ गुड्स, रिटर्न और सेल बेसिस। ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। मतलब हम सेल करेंगे, अगर अप्रूव होगा तो ठीक है, अगर अप्रूव नहीं होगा तो आप रिटर्न कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट में मिंत्रा बिजनेस कर रहा है सर। ठीक है, मतलब वो आपको गुड्स भेजेगा, अगर आपको पसंद आया तो अप्रूव हो जाएगा, अगर आप रिटर्न करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, आपको 30 डेज का टाइम पीरियड देगा। लेकिन हाँ विद सम कंडीशंस, कि टैग कपड़ा में किसी भी तरह का अनयूज्डनेस होना चाहिए। ठीक है, यूज करके फिर थोड़ी ना दे सकते हो आप। वो अलग बात कि कुछ लोग बदमाशी करते हैं, लेकिन ये सब एथिक्स, एथिकल मैटर है सर। ठीक है, एथिक्स अगर कोई तोड़ेगा तो फिर उसके साथ ऐसे ही बुरा हो जाता है सर। अब ध्यान से बात को सुनो सर। When goods are delivered to the buyer on approval or sale on return basis or other similar terms, the property therein passes to the buyer. So when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adapting the transactions, okay? If he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, then if a time has been fixed for the return of the goods on the expiration of such time, and if no time has been fixed on the expiration of a reasonable time. So I hope you understand. He does something to the good which is equivalent to accepting the goods. For example, he pledges or sell the goods. मतलब there may be different kind of situations कि आपका अप्रूवल कैसे पता चलेगा। जैसे देखो, आपने मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, जैसे मैंने जो सलवार पीस दिखा रहा था, मैं उसी को एक बार एग्जांपल के लिए वापस दिखाता हूँ। अब ये जैसे ही आपने किसी कंपनी का, कालिनी बोल के कुछ कंपनी है, वुमेन बिग फ्लोरल यंग डिजाइन स्ट्रेट कुर्ता एंड ट्राउजर, ठीक है। अब ये आपने बाई किया, बहुत बढ़िया सर। अब बाई किया आपने, इतना पेमेंट भी कर दिया, कंपनी ने आपको डिलीवरी भी दे दिया, फिर कंपनी आपको यहाँ पर 30 दिन पे रिटर्न पॉलिसी भी दिया, ठीक है। अब 30 डेज के अंदर अगर आपने ये रख लिया, इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये यहाँ पर टाइम मेंशन किया था कि 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न नहीं करते तो इसका मतलब है कि अप्रूव हो चुका है। अब 30 डेज बाद अगर आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर मानो कि यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं था, टाइम मेंशन नहीं था बट ये रिटर्नेबल है, कंपनी ऐसा लिखता कि यस रिटर्नेबल, ठीक है। तो टाइम मेंशन नहीं है और रिटर्नेबल है, तो फिर रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। अब रीजनेबल टाइम क्या है कि सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कितने दिन में रिटर्न हो सकता है, इसका एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट। अगर मिंत्रा नहीं बोलता है तो कोई दूसरा ब्रांड बोलता होगा, ठीक है। मानो फ्लिपकार्ट बोलता है इस ऐसे प्रोडक्ट में 30 डेज, तो 30 डेज को ही रीजनेबल टाइम माना जाता। अब ये तो सलवार कुर्ता सेट्स है, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है मोबाइल के केस में कितना, नॉर्मली मोबाइल के केस में 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी होता इलेक्ट्रॉनिक जिनिस 7 डेज। है ना, 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी होता है। ऐसा नहीं कि 1 महीना बाद आप कर सकते हो। सो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड कर सकता है। सो रीजनेबल टाइम इट्स डिपेंड्स, ठीक है, रीजनेबल टाइम। প্রোডাক্ট তো ভ্যারি করে, কিন্তু স্যার ফ্লিপকার্টে বেশিরভাগ জিনিস স্যার কিন্তু 7 ডেজই দেয়। ये फ्लिपकार्ट का अपना पॉलिसी है, इसमें कोई प्रॉब्लम হ্যাঁ नहीं স্যার, है। মানে আপনি মিন্ত্রাতে দেখলেন তো যে এরকম সালোয়ার কামিজটা 30 ডেজ মানে 30 ডেজ দিল, কিন্তু ফ্লিপকার্টে চেক করুন 7 ডেজ দেবে ওখানে। फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा अपना सिस्टम है, ऐसे मिंत्रा फ्लिपकार्ट का ही है, जानते हो आप? मिंत्रा जो है फ्लिपकार्ट का ही है। पहले मिंत्रा अलग था, बट बाद में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया। मतलब मिंत्रा इज सब्सिडियरी ऑफ फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट इज अ पेरेंट कंपनी होल्डिंग। फ्लिपकार्ट का मिंत्रा में 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। ये बैंगलोर का ये कंपनी था मिंत्रा, ठीक है, उसको खरीद लिया बाद में फ्लिपकार्ट। जानते थे आप लोग? हाँ सर, कोई স্যার बात আমি नहीं। জানতাম। वेरी गुड। He brought a musical instrument from a musical shop on a condition that he will purchase it if he likes the instrument. After a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. मतलब ये written basis में था। The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument as his own. ठीक है, तो ये सिंपल है, जैसे कि आपको मैंने अभी प्रिंटर और फ्लिपकार्ट का बताया। ठीक है, a buyer under a contract on the basis of sale or return is deemed to have exercised his options when he does any act exercising dominations over the goods showing an unequivocal intention to buy. Example, if he places the goods with a third party, मतलब मानो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स 30 दिन का रिटर्न छोड़ो, आपने गुड्स खरीद के किसी और को प्लेस कर दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया किसी और को, आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर आप कभी ऐसा करते हो ना तो वो गुड्स ऑब्वियसली रिटर्न नहीं होगा। So failure or inability to return the goods to the seller does not necessarily imply selection to buy, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह का किसी भी तरह का प्लेज वगैरह कर देते हो तो मतलब आपने किसी से खरीदा और फिर किसी और को प्लेज कर दिया, तो ऐसा होता है। तो ये भी माना जाता है कि रिटर्न बेसिस में है। और उसके बाद अगर कंडीशन दोनों के बीच में ठीक ठाक रहा तो वो रिटर्न हो सकता है, ठीक है। अगर कंडीशन दोनों के बीच में ठीक ठाक रहा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ गुड्स खरीदा फिर मैंने किसी को प्लेज कर दिया। अब ये बायर सेलर के बीच में कंडीशंस होता है कि भाई 15 दिन बाद ये मैं किसी को प्लेस करूंगा, तो उसके बाद अगर कुछ कंडीशंस बना तो मैं तुम्हें उसको रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं है तो अप्रूवल कर सकता। तो ऐसा सेलर और बायर के बीच में हो सकता है। It delivered some jewelry to B on sale or return basis. B placed the jewelry with C. It was held that the ownership of the jewelry has been transferred to B, as he had adapted the transactions by pledging the jewelry with C. In this case, A has now no right against C. He can only recover the price of jewelry from B. सिंपल, ठीक है। तब ए ने डिलीवरी किया ज्वेलरी किसको? बी को। क्या कॉन्सेप्ट था? सेल और रिटर्न बेसिस। बी प्लेस द ज्वेलरी विद सी। बी ने क्या किया? उसको सी को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ओनरशिप किसके पास चला गया? डी के पास चला गया। लेकिन ऐसे केसेस में क्या ए सी से पैसा रिकवर कर सकता है? नहीं, ए का सी के ऊपर कोई राइट नहीं होगा। ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम बी। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बताऊं? আচ্ছা স্যার, बोलो बोलो। বলছিলাম স্যার ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে এরকম তো ব্যাপার নেই যে ফ্লিপকার্ট নিয়ে এসছে সমস্ত প্রোডাক্ট নিয়ে মানে আমাদের কাছে সেল করে। नहीं, তা এমন समझ लो क्या কিছু, मतलब 90% प्रोडक्ट उसका खुद का नहीं है। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার हाँ, এরকম আছে কারণ আমি যে ফ্লিপকার্টের একজনের কাছে কাজ করতাম, हम्म সে নিজস্ব প্রোডাক্ট মানে ফ্লিপকার্টের থ্রু দিয়ে বিক্রি করতো। फ्लिपकार्ट सेलर की तो जैसे ये जो है सर, ये देखो, ये जो बेड है ये किसका है? इसका सेलर कोई और है, सन क्राउन फर्नीचर बोल के एक फर्नीचर कंपनी है, वो হ্যাঁ, फ्लिपकार्ट के थ्रू से बेच रहा তাহলে है। স্যার हाँ, তাহলে স্যার তাহলে তো স্যার এটা হয়ে গেল যে আমি যদি এই জিনিসটা কিনি তাই ফ্লিপকার্টও থার্ড পার্টি হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে। हाँ फ्लिपकार्ट थर्ड पार्टी है। তাহলে স্যার এই যে রিটার্ন পলিসি বা এগুলো তো স্যার আমার ফ্লিপকার্টের কোনো ইস্যুর মধ্যে পড়ছে না। बट সেক্ষেত্রে बट তো স্যার बट ये इसके लिए ई कॉमर्स ऐप देखना पड़ता है सर, बट ये थोड़ा और बड़ा लेवल में डिस्कशन हो जाएगा। नॉर्मली जब तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदते हो ना, अब देखो ये मार्केट में कितना सारा सेलर हो सकता है, छोटा बड़ा। हाँ, अब ऐसे हर केस में क्या आप ऐसे बड़े बड़े मतलब इस तरह का छोटा छोटा सन क्राउन फर्नीचर कहाँ है आप ढूंढने जा सकते हो क्या? না স্যার। पॉसिबल नहीं है ना। तो ये भी एज पर कंडीशन देखा जाएगा कि भाई मतलब मार्केट में कितना सारा फर्नीचर बिजनेस रन हो सकता है। अब सोचो इकोनॉमिक्स में आप लोग ऑलिगोपॉली मोनोपॉली अलग अलग बिजनेस पढ़े हो, है ना। तो ये फर्नीचर बिजनेस तो ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक टाइप का है ना। मोनोपोलिस्टिक मतलब बहुत सारे सेलर होगा इसमें। अब मैं इसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोलूंगा, बट मोनोपोलिस्टिक तो जरूर होगा। मतलब जिसमें कंपटीशन भी है और लिटिल बिट मोनोपोली भी है। तो बहुत सारे सेलर जिसमें होता है, तो क्या बायर किसके किसके पास जाएगा? तो ये इस केस में ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तब फ्लिपकार्ट को ही सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को ही सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे बड़े बड़े ब्रांडेड मोबाइल के केस में उसमें ज्यादा सेलर नहीं है ना, तो फ्लिपकार्ट वहां पर लिख देता है कि मैन्युफैक्चरर वारंटी। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चरर के बारे में कुछ लिखा
चेक करो। मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में कुछ दिया है क्या? पेड मटेरियल सब टाइप, ठीक है, ये सब बोला। वारंटी नॉट एप्लीकेबल बोला सर, ठीक है, वारंटी नॉट एप्लीकेबल, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऐसा जरूर बोलता है कि इतना साल तक, 1 साल तक सर्विस। डिलीवरी कंडीशंस, बेसिक असेंबली टू डू बी डन विद सिंपल टूल्स बाय कस्टमर, कम्स विद इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये बोल दिया। अब अलग अलग सेल पे अलग अलग बोलेगा, बट ऐसा बोलता है सर, ठीक है। मतलब ये देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, समझ में आया? समझ हाँ सर। ये सेंस टू बी वाटर मोटर से, चलो इसको तो ये सारा कंडीशन बता दी। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, it may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return on the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for, the property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with, that is cash is paid। सिंपल बात है, जब तक पूरा कैश नहीं दोगे तब तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये सेलर ने बोल दिया। It delivered his jewelry to be on sale for cash only or return basis. It was expressly provided in the contract that the jewelry shall remain his property until the price is paid। ठीक है, जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ज्वेलरी में ए का ही राइट रहेगा। सो बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस बी प्लेस द ज्वेलरी विद सी, मतलब क्योंकि इसका पूरा पेमेंट नहीं हुआ ना, तो पूरा पेमेंट जब तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो तब तक ये सेल नहीं हुआ। अब बी ने क्या किया, ये ज्वेलरी सी को दे दिया, जो कि बी ने खरीदा ही नहीं है अभी तक, पूरा पेमेंट ही नहीं दिया। मानो 1 लाख का ज्वेलरी है, अब 1 लाख का पेमेंट बी ने को किया ही नहीं, अभी भी कुछ अमाउंट बाकी है, लेकिन फिर भी बी ने ज्वेलरी सी को प्लेज कर दिया। इट वाज प्लेज करके कुछ इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ लोन देगी अपना बोल के। इट वाज सेड दैट एट द टाइम ऑफ प्लेज द ओनरशिप वाज नॉट ट्रांसफर्ड टू बी। जब बी ये सी को प्लेज कर रहा है तो बी के पास ही इसका ओनरशिप नहीं है, दस द प्लेज वाज नॉट वैलिड। जो आपका नहीं, आप किसी और को प्लेज कैसे कर सकते? एंड ए कुड रिकवर द ज्वेलरी फ्रॉम सी, और ऐसे केसेस में ए डायरेक्टली आके सी से रिकवर करके जाएगा, क्योंकि सी को पता होना चाहिए कि तुम जिससे गुड्स प्लेज में ले रहे हो, ठीक है, वो गुड्स उसका नहीं है, ठीक है। जैसे मानो किसी ने लोन पे कोई कार लिया, ठीक है, और कार पे लोन लेके वही कार जो लोन पे चल रहा है वो किसी और को प्लेज कर दिया, जो गाड़ी तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसको कैसे प्लेज कर सकते हो सर? कल अगर लोन का फेलियरिटी चलता रहा तो कंपनी आके जिसको प्लेज किया ना उससे गाड़ी डायरेक्टली ले सकता है, क्योंकि गाड़ी का ओनर गाड़ी का शोरूम वाले हैं। हाँ হয়েছে স্যার, আমাদের পড়াতেই হয়েছে। ठीक है, समझ गए? ऐसा आपको बहुत पता चलेगा सर, ठीक है। गाड़ी खरीदा ही नहीं, कंपनी से गाड़ी खरीदा है लोन पे, ठीक है, लोन चल रहा है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा होने समझ के गाड़ी किसी और को प्लेज कर दिया, हाँ बेच दिया, लेकिन पेपर ट्रांसफर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उस पर एक भाड़ा ले रहा है, एक लोन इंटरेस्ट ले रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिर बाद में लोन जब फेलियर हो जाएगा, अब कंपनी आगे बोलेगा भाई लोन फेलियर है, तो बोलेगा गाड़ी मेरे पास नहीं किसी और के पास है, तो कंपनी डायरेक्टली उस बंदे के पास जाएगा जिसको गाड़ी प्लेज हो चुका है, उसे डायरेक्टली लेके आएगा, ठीक है। कंपनी के पास पूरा राइट होता है इसमें, क्योंकि इसमें एकदम स्टार्टिंग में बोला कि जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। ज्वेलरी के केस में हो सकता है, कार के केस में हो सकता है, इसे कहते हैं सेल फॉर कैश ऑनली और रिटर्न। समझ में आ गया सर? रिजर्वेशंस ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशंस ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। सो ये डिस्पोजल मतलब बेसिकली कैंसिल, मतलब लास्ट में कंप्लीटली छोड़ देना। सो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर में बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 25 कहता है, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to carrier or other belief for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled. ठीक है, मतलब वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में, तब तक क्या माना जाएगा कि भाई ये पूरी ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिंपल बात है, ठीक है। सो वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर कैरेज बाय रेलवे and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent. The seller is prima facie deemed to reserve the right of disposal. जो सेलर है
वो प्राइमा फेसी मतलब क्या, प्राइमरी, ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि भाई वो अपना राइट डिस्पोज कर चुका है, मतलब अपना अधिकार वो छोड़ चुका है, ठीक है, सेल करके। अब ये बायर पे चला जाएगा, सबसेक्शन 2, ठीक है। अनदर एग्जांपल बोलता है कि वेयर द सेलर of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, as the case may be. The railway received to secure acceptance or payment of bill of exchange. The buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if it does not honor the bill of exchange, and if he wrongfully returns the bill of lading or the railway receipt, the property in the goods does not pass to him. Sir, ये क्या खेल हो गया, सबसेक्शन 3। सर ये सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, इस तीनों केस में आपको क्या नजर आ रहा है? सबसेक्शन 3 क्या बता रहा है बोलो तो, बिल ऑफ एक्सचेंज का केस बता रहा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज बिल ऑफ लैडिंग। अब बिल ऑफ लैडिंग में तो मैं आपको बताया कि अगर कोई रेलवे रिसिप्ट आपको भेज देता है, जिसको बिल ऑफ लैडिंग बोलते हैं, अब जिसके पास बिल ऑफ लैडिंग रहेगा वो जाके उसका गुड्स को लेके आएगा, क्योंकि उस पर उसको ओनरशिप आ जाता है। ऐसे मानो आप दिल्ली से कोई सामान ऑर्डर किया और उसका बिल ऑफ लैडिंग आपके पास है, तो रेलवे के पास जाके आपको बिल ऑफ लैडिंग का रिसिप्ट शो करना पड़ता है। तो जो शो करेगा वो गुड्स का डिलीवरी लेके एक्सेप्ट करके रेलवे से लेके आ सकता है। रेलवे यहाँ पर कौन है, ट्रांसपोर्टर। लेकिन साथ में यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज भी है। अब आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट्स में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि वो अगर अभी पेमेंट कंप्लीटली नहीं हो पाता है ना, सपोज मानो आपने किसी से कोई गुड्स ऑर्डर किया और आपने उसका पूरा पूरी पेमेंट नहीं किया, या फिर आपने किसी को गुड्स डिलीवर किया, उसने आपको पेमेंट नहीं किया, बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ये अकाउंट्स का पार्ट है सर, मुझे थोड़ा अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अगर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बायर बोलते हैं कि भाई पेमेंट अभी नहीं कर सकता, तो सेलर बोलेगा नहीं मुझे तो पेमेंट चाहिए। तो इन दोनों के साथ बैंक में अच्छा कनेक्शन है, तो बैंक इनको बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करके देता है, मतलब ये लोग बिल इशू करता है। तो जो सेलर होता है जिनको पैसा चाहिए होता है वो बिल इशू करता है बायर पे। अब जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा, अब ये बिल लेके सेलर जो है, मतलब इस सेलर ने बिल इशू किया, बायर में इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप लोग जानते हो BR, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, और बायर के पास रहेगा बिल्स पेएबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल जैसे ही बायर ने एक्सेप्ट करके दे दिया, अब सेलर इसको लेके बैंक के पास जाएगा, और बैंक जितने का अमाउंट है उसमें थोड़ा डिस्काउंट चार्ज करके बाकी अमाउंट क्या करता है, सेलर को दे देता है। और उसमें एक नॉर्मली 3 मंथ 3 डेज का टाइम पीरियड रहता है, जिस पीरियड के अंदर बायर वो पैसा बैंक में जाके जमा करेगा, बेसिकली इसे शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। इसीलिए बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है, और बिल्स रिसीवेबल जिसके पास होता है वो एसेट होता है। ये सब आप लोग अकाउंट्स में करते हैं उससे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर बिल ऑफ लैडिंग के साथ साथ बिल ऑफ एक्सचेंज का भी यहाँ पर इश्यूज है, तो यहाँ पर ये माना जाता है where the seller of goods draws on the buyer, ठीक है, for the price and transmit to the buyer, मतलब यहाँ पर ड्रॉ करना तो बिल ड्रॉ किया जा रहा है, the bill of exchange together with the bill of lading, as the case may be, the railway receipt to secure acceptance or payment of the bill, मतलब ये लेने के लिए कि भाई पेमेंट तो आपसे करना ही पड़ेगा, बट ये क्रेडिट सेल चल रहा है, ठीक है। The buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not honor the bill of exchange, मतलब अगर बायर पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा, बिल ऑफ लैडिंग को कैंसिल कर सकता है कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों करेगा। कोई दिल्ली वाले किसी कलकत्ता वाले बिजनेसमैन को बिल ऑफ लैडिंग भेज के साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज के आपको बोल रहा है कि भाई दोनों को एक्सेप्ट कर लो, तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट भी एक्सेप्ट करो और साथ में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके थ्रू से आप पेमेंट भी एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर बायर को पता है कि वो इसका पेमेंट नहीं कर सकता तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रिटर्न कर देगा। यस और नो? হ্যাঁ স্যার এটা করে দেওয়া উচিত। है ना, यही करना चाहिए, क्योंकि आपको वो बिल्स रिसीवेबल भी भेज रहा है, ठीक है, बिल्स ड्रॉ करके, मतलब आपको बिल्स BP एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। BR एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, तो आप क्यों, आपको पे करना नहीं, अगर आपको पे नहीं करना है तो आपको रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न करो, झमेला हटाओ, रिटर्न करो, झमेला हटाओ, बिल ऑफ लैडिंग भी रिटर्न कर दो और साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न कर दो। लेकिन अगर मान लो गलती से रख लिया, ये wrongfully returns the bill of lading or the railway receipt, the property of the goods does not pass to you,
अगर गलती से वो बिल ऑफ लैंडिंग रख भी देता है तो प्रॉपर्टी जो है उसमें वो पास नहीं होता उसका, गलती से अगर कर देता। ठीक है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई उसने गलती से किया कि जानबूझ के किया, ये सब्जेक्ट टू प्रूव है सर, बट ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेक्शन 25 में समझ सकते हो कि किस तरह से रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बायर सेलर के बीच में हो सकता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल एक यहाँ पर था, एक सेंड्स फर्नीचर टू ए कंपनी, एक सेंड्स फर्नीचर टू ए कंपनी बाय ए ट्रक and instruct the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by company to। मतलब वो ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि भाई अगर पैसा नहीं देगा तो डिलीवरी मत करना, द प्रॉपर्टी passes only when the payment is made। अगर ड्राइवर को पेमेंट दिया जाएगा बायर की तरफ से तभी उसका डिलीवरी होगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस है। ठीक है, ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस है। अब आप लोग अगर रियल लाइफ सिचुएशंस को कनेक्ट कर सकते हो ना अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को देखो जानो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है बिजनेस एरिया। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द राइट टू डिस्पोजल मे बी रिजर्व्ड। ठीक है, in the following circumstances seller is presumed to have reserved the right of disposal if the goods are shipped or delivered to a railway administration or carriage and by the bill of lading or railway receipt, as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed, prima facie मतलब primary, deemed to have reserved to the right of disposal। मतलब seller के पास राइट रहता है जब वो रेलवे के थ्रू से भेजता है कि भाई उसको डिलीवरी किया जाए या ना जाए। ठीक है, এই तो বিল অফ ল্যান্ডিং টা স্যার স্ট্যাম্প অ্যাক্টে বেশি ইউজ হয়, মানে স্ট্যাম্প অ্যাক্টের মধ্যে দিয়ে বেশি ইউজেবল আছে। हाँ ऑब्वियसली बिल ऑफ लैंडिंग का स्टैम्प एक्ट में यूज जरूर है। बिल ऑफ लैंडिंग और कुछ नहीं है सर, जब दोनों मतलब रेल के थ्रू से, एयरलाइंस के थ्रू से, शिप के थ्रू से স্যার ওই একটা काम चल। চার্জশিট টাইপের বলে যেটাকে, हाँ हाँ हाँ, যেটা बेसिकली चालान है, ऐसा देखने में होता है। হ্যাঁ देखने में চালান टाइप, যে ওটা দিলে সবাইকে সই করতে, মানে বায়ার সেলার সবাইকে সই করে ওটা নিতে হবে, এমন একটা ব্যাপার আছে। ये होता है, देखने में। A legal document issued by a carrier to a shipper that detail the type, quantity, destination of the goods being carried। अब ये बायर सेलर को ट्रांसफर करते, सेलर बायर को ट्रांसफर कर देता है, अब उसको लेके बायर पहुंच जाता है, भाई ये मेरा है बोल के। ठीक है, आप इसका काफी सारा इमेज देख चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाबल चार्जेस। ठीक है, ये किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है सब? बोलो सर, समझ में आ रहा है ये सब? नो, यस सर। बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? अरे हाँ सर जी। ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर्स में बताया, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, मतलब प्राइमरी रिस्क प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर होता है। सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताता है, according to section 26 unless otherwise agreed the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer। But when the property therein is transferred to the buyer, जब वो buyer को ट्रांसफर हो जाए, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया और इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दे दिया, और मेरा मोबाइल फोन वाला, ठीक है, नोकिया का, याद होगा सर? या अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देनी, मतलब अगर मानो किसी भी तरह का पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि नहीं अगर आपके पास रहेगा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल रूल इज अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर the goods are the buyer's risk whether delivery has been made or not। However, section 26 also lays down an exception to the rule that risk follows ownership। It provides that where delivery of the goods has been delayed through the fault of the either buyer or seller, अगर किसी कारण से goods का delivery delay होता है, the goods are at the risk of the party in fault as regard as any loss which might not have been occurred but for such fault। ठीक है, मतलब
शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता, बट या तो बायर के फॉल्ट में हुआ है या तो सेलर के फॉल्ट में हुआ है। तो वो देखना पड़ेगा कि भाई किसके फॉल्ट में प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण गुड्स डैमेज हुआ है। अगर बायर का फॉल्ट रहा है तो बायर को ही उसका रिस्क उठाना पड़ेगा, अगर सेलर के कारण हुआ है तो सेलर को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल कंडीशंस में देखा जाता है, बट नॉर्मली जिसकी तरफ ओनरशिप झुक जाएगा रिस्क उसी के तरफ चला जाएगा। सिमिलरली रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, बार बार बोलते हो प्राइमा फेसी मतलब प्राइमरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो ए बीट्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग एट ए सेल बाय ऑक्शन। एक ऑक्शन में एक एंटीक पेंटिंग, मानो कि लियोनार्डो दा विंची का कोई पेंटिंग, ठीक है, जानते हो ना सर आप लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, फेमस इटालियन पेंटर था, ठीक है, जिन्होंने मोनालिसा बनाया था, द लास्ट सफर बनाया था, बहुत सारा पेंटिंग जो वर्ल्ड वाइड बड़ा ही नाम है सर। The bids for an antique painting at a sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to slightly signify acceptance of the bid, he hit the antique, which gets damaged. The loss will have to be borne by the seller because the ownership of goods has not yet passed from the seller to the buyer. सर ये तो गजब हो गया सर, आप समझ रहे हैं सर ये क्या हुआ? हाँ, मुझे इतना हंसी क्यों आ गया? चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। सर आप लोग कभी एंटीक ऑक्शन देखे हो? जो लोग थोड़ा रिच लोग होते हैं ना, उनका एंटीक कलेक्शन का शौक होता है, ठीक है। कोलकाता में भी जैसे एंटीक ऑक्शन हॉल होता है सर, ये देखो सर, ठीक है, रसेल एक्सचेंज ऑक्शन हाउस फॉर रेयर फाइंड्स। ठीक है, अगर आपको कोई रेयर चीज खरीदना है तो आप इस तरह का ऑक्शन हॉल में जा सकते हो, जहाँ पर रेयर चीजें मिलता है, और वहाँ पर ऑक्शन से जो शौकीन व्यक्ति होता है ना, शौकीन मतलब जो थोड़ा सा हॉबी होता है, जिनके पास पैसा भी है, ठीक है, क्योंकि अगर गुजारा चलाने में दिन बीत जाता है तो फिर एंटीक कैसे लोगे, ऐसे बीट होता है सर वहाँ पर। मानो जैसे मानो ये सब चेयर्स एंटीक है ना, देखने में से ये लग रहा है कि एंटीक एंटीक चीजें हैं। अब एंटीक पे देखो ये ऑक्शनियर जो है, मानो ऐसे अलग अलग एंटीक प्रोडक्ट लेके ऑक्शन करने बैठा, ठीक है। अब इनके पास ना एक हैमर होता है, ठीक है। अब ये कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐसे साथ में लेके ऑक्शन कर रहा है, और यहाँ पर जो बीडर है, जो हाथ उठा के बीड कर रहा है, ये लोग दाम लगा रहे हैं। मानो कि ऑक्शनियर ने किसी फ्लावर वेसल है, ठीक है, मानो कि एक फ्लावर वेसल लेके वो बीड कर रहा है, मानो कि दाम दिया 1 लाख का, एक सिंपल बात कर रहा है। एंटीक है सर, कोई पर्टिकुलर ब्रोंज, कॉपर या गोल्ड वगैरह का हो सकता है, आई डोंट नो, बट एक एग्जांपल है, सिल्वर का हो सकता है। एक फ्लावर वेसल है जिसका दाम 1 लाख ऑक्शनियर ने दिया। ऑक्शनियर कौन होता है? नॉर्मली सेलर का एजेंट होता है, ठीक है, या फिर सेलर खुद भी हो सकता है। तो सेलर्स एजेंट की तरफ से ये हो रहा है, फ्लावर वेसल 1 लाख का, अब यहाँ पर बीड चल रहा है। अब मानो कि ये बताया कि भाई मैं 1,05,000 देने के लिए रेडी हूँ, कोई बता रहा है कि मैं 1,10,000 देना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हाईएस्ट बीड के बाद एक टाइम होता है, उसके बाद न्यू बीड नहीं आ रहा है, मानो कि हाईएस्ट बीड आया 1,10,000, ठीक है। अब 1.110 पे बीड चल रहा है, तो ऑक्शनर ऐसे करते हैं 1,10,000 1, 1,10,000 2, 1,10,000 3, 1,10,000 4। अगर टाइम चला जाता है तो ऑक्शनर भी क्या करता है, हैमर इसके हाथ में है, देखो ये देखो थोड़ा सा ब्लर है बट आपको दिख रहा होगा। अब वो ना चिल्लाएगा, चिल्लाते चिल्लाते टाइम जैसे ही क्रॉस कर जाएगा, वो ये हैमर को क्या करेगा, हैमर को वहां पर ऐसे ऐसे करके प्रेस करेगा, ठीक है। हैमर पुट करने के टाइम पे अब मानो कि फ्लावर वेसल किसी कारण से धक्का लग के टूट गया। अब इसमें बीडर जो ऑलरेडी दाम दे चुका था, एग्री हो चुका था, क्या वो लायबल होगा कि सेलर लायबल होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सर सेलर ही থাকবে। Obviously seller, the loss will have to be borne by the seller because the ownership of the goods has not yet passed from the seller to the buyer. लेकिन मानो कि ऑक्शन में पेमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और अब बायर उसको लेके घर जा रहे हैं, अब फिर फ्लावर बेस में कुछ हो गया, अब क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल है कि बायर? सब आया। समझ में आ गया सर? तो इस तरह का बात होता है सर। बट ये जो मैंने आपको बात कहा, या फूड से ड्यूटीज हाउस सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस,
इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और द बायर, अगर किसी कारण से डिलीवरी देने में सेलर और बायर के फॉल्ट के कारण हो रहा है, द गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड लॉस व्हिच माइट नॉट हैव बीन अराइजन बट फॉर द डिफॉल्ट। ये लॉस नहीं होता मे बी फॉर एनीवन्स फॉल्ट, या तो बायर के कारण या तो सेलर के कारण ऐसा हो रहा है। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज डेली of the goods for the other party remain unaffected even when the risk has passed generally. A contracted to sell 100 bales of cotton to B. A contracted to sell 100 bales of cotton to B to be delivered in February. He took the delivery of the part of the cotton but made a default in accepting the remaining bales. Consequently, the cotton becomes unfit for use. क्योंकि जितना दिन के अंदर वो डिलीवरी करना था उतना दिन में अगर कॉटन नहीं मिला ना तो कॉटन डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि कॉटन रॉ कॉटन का यूज करके ये चीज मैन्युफैक्चर करना था तो टाइम बीत जाने से मुश्किल हो जाता है। अब इसमें डिलीवरी करने में देरी हुआ, द कॉटन बिकम्स अनफिट फॉर द लॉस विल हैव टू बोर्न बाय द बायर, क्योंकि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट करने में देरी किया। सेलर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं था। ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल 100 bales of cotton to B to be delivered in February. B took the delivery of the part of the cotton but made a default in accepting the remaining. तो यहाँ पर B की तरफ से एक्सेप्ट करने में देरी हुआ है, so consequently the cotton becomes unfit for the use and the loss will have to be borne by the buyer. It should, however, be remembered that the general rule shall not affect the duties and liabilities of either seller or buyer as a belly of goods for the other, even when the risk has passed. जब तक एक चीज यहाँ पर देखना पड़ेगा सर, हो सकता है कि मतलब यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ना जनरल रूल, मतलब एक साधारण ज्ञान भी यहाँ पर यूज हो सकता है कि बायर ने ऑर्डर दिया, सेलर ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब बायर ने पे कर दिया, सेलर डिलीवरी करने वाला है। अब जब तक गुड सेलर के पास है ना, ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। भले ही आपको पैसा मिल गया हो, बट जब तक ये गुड्स आपके पास है तब तक आप उसका बेली मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुड्स का देखभाल करेगा। जब तक ये बायर के घर पे पहुंच नहीं जाता तब तक इसका बेली सेलर है। सिमिलरली जब तक बायर किसी कारण से, अब ये उल्टा होता है, नॉर्मली यहाँ पर सेलर को ही बेली का काम करना पड़ता है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है सर, ठीक है, कि एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि पैसा लिया बात खत्म, ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। डिलीवरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस बता रहा था, अब ट्रांसपोर्टर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम नहीं करेगा ना, जैसे बहुत मुश्किल होता है। मैं देखा हूँ, बचपन से देखता हूँ घर पे, कोलकाता में कभी कभी ट्रांसपोर्ट में, जब बचपन में मैं थोड़ा सा कॉलेज लेवल में बैठता था तो लेबर लोगों को लेकर थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस फील्ड में लेबर लोग बड़ा ना अशिक्षित होता है, मतलब इलिटरेट टाइप ऑफ लेबर ज्यादा होते हैं। इनके हाथ में ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक ना क्या बोलेंगे उसका ना एक नाम है उसका, हुक बोलते हैं, ठीक है। हुक, हुक क्या होता है, हुक जो बड़ा बड़ा बस्ता होता है ना, तो बड़ा बस्ता को हाथ से हमेशा टैकल करना पॉसिबल नहीं होता, तो लोग हुक के सहारे उस बस्ता को उठाते हैं सर। तो काफी मतलब ट्रबलसम काम है सर, कभी मेहनत का काम है, हर किसी का बस का बात नहीं है। लेकिन जैसे मानो कि कोई कपड़ा का बस्ता है, ठीक है, जिसमें साड़ी वगैरह है, ठीक है, पहनने के लिए, तो जो दुकानदार ने ऑर्डर दिया, अब मानो कि उसमें हुक लग गया, तो अगर उसमें जब हुक लगता है ना, एक कपड़ा नहीं, लगातार 5 7 10 कपड़ा खराब हो जाता है। अब वही एक एक कपड़ा वो लोग परचेज किया होगा 500 में 700 में, तो 7 कपड़ा खराब का मतलब समझ सकते हो सर, 7 × 10, ठीक है, मतलब करीब 7,000 5,000 का लॉस। अब एक बुरा सामान में अगर ट्रांसपोर्टर का 7,000 का लॉस हो जाए, डेमेरेज देना पड़े, तो ट्रांसपोर्टर का एक पर्टिकुलर ट्रिप का भाड़ा इतना आता है, 7 से 10,000 प्रॉफिट आता है तेल का खर्चा माइनस करने के बाद। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल का काम होता है कि जब तक किसी दूसरे का गुड्स आपके पास है तो आप उसका बेली हो, और जब तक वो आप पहुंचा नहीं देते तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेंटेन करना पड़ता है। तो कोई भी काम इतना आसान नहीं होता सर, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, सेक्शन 27 से लेकर 30 के बीच में इसके बारे में बोला गया है सर। सेल बाय पर्सन नॉट दी ओनर, ठीक है, जो पर्सन ओनर नहीं है पर सेल कर रहा है, एजेंट होगा। और कौन होगा? हाँ सर, जो ओनर नहीं होता वो ओनर का एजेंट होगा। और कौन कर सकता है? जो ओनर नहीं है फिर भी सेल कर दिया। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट,
and any other law for the timing in force where goods are sold by a person who is not the owner thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of the owner. The buyer acquires no better title to the good than the seller had unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. The seller का authority के बिना कोई sale कर नहीं सकता, provided that where mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods or of a document of title in the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same, provided that the buyers act in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. ठीक है, तो बायर जो होते हैं वो भी गुड फेथ में आते हैं. गुड फेथ मतलब एकदम सही सलामत उनको लगता है कि भाई ये ओनर ही है, बट एक्चुअल में वो ओनर नहीं है, लेकिन उनके पास पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी है एक तरह का. ठीक है, मतलब फुल अथॉरिटी है कि हम एज एन एजेंट किसी दूसरे का प्रोडक्ट बेच सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्रेंचाइज बिजनेस में ऐसा होता है, जब आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेते हो तो फ्रेंचाइज में आप किसी और का प्रोडक्ट बेचते हो, तो इसमें यही माना जाता है ना, बायर क्या सोचता है, वो गुड फेथ में जाते हैं और गुड फेथ में जाके ओरिजिनल जो ओनर है वही सोचता है कि मैं किसी ओनर का प्रोडक्ट ले रहा हूँ. ठीक है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से. तो यहाँ पर ये देखा जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है. A sells some stolen goods to B, who buys them in good faith. B will get no title to that. देखो चोरी का चीज बेच दिया, who buys them in good faith, अच्छे सोच के ले लिया. B will get no title to that and the true owner, जो ओरिजिनल ओनर है, वो बाद में देख लिया. तो क्या ओरिजिनल ओनर उसको ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है. ठीक है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि चोरी के गुड्स पे तो टाइटल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ना सर. एग्जैक्टली, अगर ओरिजिनल ओनर को पता चल गया तो वो जरूर ले सकता है. अच्छा, और एक एग्जांपल क्या दिया, द हायरर ऑफ व्हीकल अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट. हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग जब कार परचेज करने जाते हैं वो हायर परचेज होते हैं. P, the hirer of the vehicle under a hire purchase agreement sells them to Q. मतलब आपने एक गाड़ी हायर परचेज में मतलब इंस्टॉलमेंट में लिया, ईएमआई कार लेते हैं ना सर हम लोग, और फिर आपने लेके क्यू को बेच दिया. तो अ बोनाफाइड परचेजर डज नॉट एक्वायर द ओनरशिप इन दिस व्हीकल. ठीक है, दो अ बोनाफाइड परचेजर मतलब जो ओरिजिनल परचेजर है डज नॉट एक्वायर द ओनरशिप इन दिस व्हीकल, एट द मोस्ट ही एक्वायर्स द सेम राइट एज दैट ऑफ द हायरर. ठीक है, मतलब यहाँ पर बात ऐसा है कि जो भी इस गाड़ी का, मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाने का कोशिश करूँ. कार ईएमआई, जैसे मानो एक ईएमआई से एक कार लेने का सोच रहे हैं. ठीक है, तो कौन सा कार लेना है, कौन सा कार लेना है, चलो ये रेनॉल्ट लेते हैं. रेनॉल्ट क्विड 4.64 लाख से 5.99 लाख का दाम है. मानो हम शोरूम में जाते हैं, ओरिजिनल वाला कार लेते हैं, और बात समझे यहाँ पर, इसका एक ईएमआई होगा. ईएमआई क्या है इसका, चेक ऑफर्स. ईएमआई कहाँ मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन देता है ईएमआई चेक करने का. अच्छा वॉट एवर, आप लोग समझो ना सर, बहुत सिंपल है कि अगर हम लोग इस गाड़ी को लेने के लिए सोचते हैं और इसका जो ईएमआई है ये भरते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में इसका जो दाम है, बाकी इंश्योरेंस वगैरह सब मिला जुला के 5,18,000 पड़ेगा. बट मैं अगर इसको ईएमआई में लेता हूँ तो मुझे इसका मानो 20,000 का ईएमआई भरना पड़ रहा है. ठीक है, अब मैंने ये गाड़ी कंपनी से लेने के बाद, शोरूम से लेने के बाद मेरे किसी फ्रेंड को दे दिया, तो क्या मेरा वो फ्रेंड मेरे से लेने के बाद उस गाड़ी का ओनर बन जाएगा? ठीक, जैसे मैंने गाड़ी ईएमआई पे लिया तो मैं भी. हाँ सर बोलो. ना सर, ওনার তো হবে না তো আপনার বন্ধু. सर वो भी बोनाफाइड नहीं ओनर बन सकता, तो भले ही वो पेमेंट कितना भी मुझे कर दे. ठीक है, बोनाफाइड ओनर नहीं बन पाएगा. क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि क्योंकि मैं भी तो हायरर हूँ और आप तो एक हायरर से ले रहे हो. क्योंकि मैंने अपना ईएमआई अभी तक कंप्लीटली नहीं भरा और गाड़ी में मेरा नाम है. तो आप जब हायरर से लेते हो तो आप भी हायरर ही बन जाते हो, आप ओनर नहीं बन पाओगे. ठीक है, এই যে अगर ইএমআই তে যে নিচ্ছি, মানে তাহলে ধরুন এই গাড়িটার মানে ইএমআই হওয়া মানে তো আপনি তো পুরোপুরি ওনারশিপ তো আপনার নেই এর মধ্যে, বলা हाँ যাবে ऑब्वियसली पूरी क्या, मेरे को ओनरशिप है ही नहीं. ওনারশিপ নেই তো, মানে যতক্ষণ না শোধ হবে ততক্ষণ আপনার মানে শুধু নামটাই আছে, কিন্তু আপনি কোনো ওনারশিপ পেলেন না, মানে অধিকারটা পেলেন না.
मैं कंपनी से भाड़ा लूंगा। जब तक भाड़ा का लिमिट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, 20,000 करके 5 लाख का दाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो भाड़ा है। मतलब हायर का मतलब क्या, भाड़े पे लेके चलना। ईएमआई पे হ্যাঁ স্যার चीज लेना मतलब भाड़े पे लेना। हाँ बोल, क्वेश्चन क्या है? শুধু দেখতে মানে স্যার শুধু শুরুতেই শুধু আমার নামটাই থাকবে, সেক্ষেত্রে ইএমআই কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনার কাছে অধিকারটা আসবে, সেটাই বলতে। हाँ और एक बार बता। हाँ वही है। মানে স্যার শুরুতে যখন আপনি থাকলেন শুধু নামটাই থাকলে কিন্তু কোনো অধিকার নেই, পরে যখন আপনার শোধ হয়ে গেল তখন সেক্ষেত্রে অধিকারটা পেলেন গাড়ি। यस सर, ठीक है। ये सिचुएशंस क्रिएट होता है सर, तो इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एनालिसिस है, अगर थोड़ा ध्यान दें। इन जनरल द सेलर कैन सेल्स ओनली सच गुड्स ऑफ व्हिच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर, but sometimes a person may sell goods of which he is not the owner. And the question arises as to what is the position of the buyer who has bought the goods by paying price. The general rule regarding the transfer of title is that the seller cannot transfer to the buyer of goods a better title than he himself has. If the seller is not the owner of the goods, agar seller goods का owner नहीं है, then the buyer also will not become the owner. Very simple ना? जो seller है अगर वही owner नहीं है, तो फिर buyer कैसे owner बनेगा? जो मैंने अभी एग्जांपल दी, जो गाड़ी मैंने ईएमआई पे लेके रखा है हायर करके, हायर, उसको हायर परचेज बोलते हैं। तो जो गाड़ी मैंने ईएमआई पे लेके रखा, अगर वही गाड़ी मैं किसी और को ईएमआई मतलब ईएमआई पे बेच रहा हूँ, या फिर पैसा लेके भी बेचने का, कुछ पूरा पैसा लेके भी अगर बेचने का सोचूं मैं, तो भी वो बंदा भी उसका ओनर नहीं बन पाएगा। ठीक है, द टाइटल ऑफ द बायर शैल बी द सेम एज दिस एज दैट ऑफ द सेलर। मतलब जो बायर बनेगा, सेकंड हैंड परचेज बेसिकली आप बोल सकते हो इसको, उसका भी जो स्टेटस है, जो ओरिजिनल बायर का स्टेटस है, सेम है। द रूल इज एक्सप्रेस्ड इन द लैटिन मैक्सिम। लैटिन में इसका एक मैक्सिम है, नेमो दैट quo non habet। सर, नेमो दैट quo non habet बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेमो दैट quo non habet, which means that no one can give what he has not given, has not got। No one can give what he has not got। मतलब जो आपका नहीं, वो आप किसी और को नहीं दे सकते। बहुत अच्छा ना? इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? नेमो दैट quo non habet। समझ में आया? नेमो दैट quo non habet। हाँ सर। No one can give what he has not got। ठीक है, जो आपने नहीं लिया वो आप कैसे किसी और को दे सकते हो? जो आपने लिया आप उसी को किसी को दे सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, अच्छा। सो अच्छा, मार्केटाइल एजेंट के थ्रू से भी आप सेल हो सकता है। मैंने आपको बताया, सेल मेड बाय अ मार्केटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स for the document of title to goods passed or good title to the buyer in following circumstances: if he was in possession of the goods or document with the consent of the owner। मतलब कोई एजेंट का काम कर सकता है, लेकिन उसमें उसे एजेंट से परमिशन, मतलब ओनर से परमिशन लेके करना होगा। ठीक है, if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, if a buyer had acted in good faith and has the time to consent to sale, no notice of the fact that the seller had no authority to sell। ठीक है, मतलब जब कोई बायर उसके साथ डील करेगा तो वही सोच के करेगा कि वो ओरिजिनल है, उसको सोचा जाएगा। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं, आप लोग जानते हो सर? Means an agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods। या तो आप गुड्स सेल करो या तो गुड्स कंसाइन करो। कंसाइनमेंट है ना, गुड्स किसी को सेंड करना फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मतलब किसी को गुड्स सेल करने के लिए भेजने को भी एजेंट का काम होता है। और टू बाई गुड्स, इसके ऊपर एक अकाउंट्स होता है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। और टू बाई गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में ये कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, अगर कभी ऐसा हुआ कि एक जॉइंट ओनर में से कोई एक ने सेल कर दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा देख सकते हो आप, A, B, C are the three brothers and joint owners of a TV and VCR, and with the consent of B and C, the VCR was kept in possession of A। A ने B और C को कह के वो VCR जो था वो अपने पास रखा था। ठीक है, वीडियो का जो वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग को। ठीक है, अब A sells the TV and VCR to P who buys it in good faith।
and without notice that A had no authority to sell, P gets a good title to VCR and TV. क्या बात समझ में आया सर? Sale by the one of the joint owners. If one of several joint owners of the goods has the sole possession of them by permission of the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owners in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. इसमें क्या हुआ सर? ABC जो तीन दोस्त था, ये किसी पर्टिकुलर चीज का जॉइंटली उसको ओन कर रहा था, मतलब तीनों मिलकर खरीदा था, टीवी एंड VCR. एंड एक दूसरे को पता था विद द कंसेंट ऑफ द B and C द VCR वाज कीप्ट इन पोजीशन ऑफ A. B के पास VCR था. A सेल्स A ने क्या किया? A ने टीवी बेच दिया एंड VCR भी P को बेच दिया. तो बाइज इट इन गुड फेथ. B ने इसको सही समझ के खरीदा, इसको लगा कि मतलब ये बेच सकता है. एंड विदाउट नोटिस दैट A हैड नो अथॉरिटी टू सेल. इसके बारे में P को कुछ नहीं कहा गया था. P को कुछ नहीं कहा गया था कि भी A के पास अथॉरिटी नहीं है ऐसा बोल के. सो P ने जो भी दिया गुड टाइटल लिया और इसमें P के पास ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि P को पता ही नहीं गया ना. P तो गुड फेथ में लिया और वो तीनों ओनर है. अब ये B और C का मैटर है कि वो ऐसे कैसे निपटेगा. सेक्शन 28 समझ में आया सर? हेलो बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. Similarly, sale by a person in possession under voidable contract. Sir, voidable contract section 29 में कहता है सेल बाय पर्सन अंडर voidable contract. अब voidable क्या होता है? जब किसी को जबरदस्ती या किसी के साथ फ्रॉड करके जब कोई चीजें खरीदा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे voidable contract कहते हैं. मतलब एक पार्टी बोलता है हाँ, दूसरा पार्टी कहता है ना, लेकिन जो ना कह रहा है अगर उसको जबरदस्ती हाँ करवाया जाए, ठीक है, या फिर उसके साथ धोखा करके उसको हाँ करवाया जाए तो उसे voidable contract हो जाता है. इस केस में जैसे हमारे केस में X ने fraudulently obtained a diamond ring from Y, ठीक है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of Y, क्योंकि Y से जो ये डायमंड रिंग लिया गया वो फ्रॉड करके लिया गया, ठीक है. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्मिनेटेड X सेल्स द रिंग टू Z, और X ने क्या किया? Z को बेच दिया, ठीक है. एन इनोसेंट परचेसर, ठीक है. Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside. Z ने गुड्स का टाइटल ले लिया एंड Y कैन नॉट रिकवर द रिंग फ्रॉम Z. अब Y को ये Z से नहीं मिला, मतलब नहीं, वो Y Z से रिकवर नहीं कर सकता. हाँ, Y X से जरूर रिकवर कर सकता है, मतलब Z का ओनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगा. सर ये तो चोरी हो गया. हाँ सर ये तो चोरी हो गया, बट यहाँ पर कहना ये चाहता है कि सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर voidable कॉन्ट्रैक्ट. अगर जो कॉन्ट्रैक्ट voidable है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करके जो दूसरा सेल हो चुका है, इसमें क्या Y क्या Z से रिकवर कर सकता है? पॉइंट इज दैट, क्या Y Z के पास जाके बोल सकता है कि भाई हमें मेरा डायमंड रिंग दो? नहीं, Y Z को तो नहीं बोल सकता, Y X को जरूर बोल सकता है. अब X Z से लेगा कि नहीं ये अलग बात है, बट Z का ओनरशिप में सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि Z ने इसको गुड टाइटल के हिसाब से लिया और उसमें उसका टाइटल भी ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो फ्रॉडुलेंटली लिया. मतलब X ने ये फ्रॉडुलेंटली Y से किसी भी तरह से उसका ओनरशिप भी लिखा लिया. लेकिन इसमें Z को क्या पता? Z तो अच्छा मन में किया, गुड फेथ में किया. मुझे गालो समझ में आया सर? क्या रे? आया कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. अब similar way में sale by one who has already sold the goods but continue in possession thereof, ठीक है, during IPL matches he buys a TV set from R agrees to deliver the same to P after some days. In meanwhile, R sells the same to S at higher price, who buys in good faith and without knowledge about the previous sale. S gets good title. इस केस में इसका जो टीवी का टाइटल मिला है इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकता, ठीक है. सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू द पोजीशन देयरऑफ, ठीक है. तो अगर कोई गुड फेथ में करता है ना सर, उसमें ओनरशिप को लेके एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है.
ठीक है, सेल बाय द बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है सर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 का, A took a car from B on his condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as a hire charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. After the payment of few installment, A sold the car to C and B can recover the car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option to buy the car. तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन, मतलब उसका पोजीशन उसको ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ठीक है, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन। When a buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien मतलब right or other right of the original seller in respect of the goods, he would get good title to them। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हुआ है, ए ने गाड़ी किससे लिया, बी से, कंडीशन क्या था, दैट ए वुड पे a monthly installment of 5,000, ठीक है, or as a hire charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. After the payment of installment, he sold the car to C. A ने क्या किया, C को बेचा, ठीक है, B can recover the car from C. B यहाँ से C से recover कर सकता है since A neither bought the car। अब A ने तो गाड़ी खरीदा ही नहीं, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी दिया, nor had agreed to buy the car, और A ने इसको खरीदने का पूरा वादा भी नहीं किया, उसने सिर्फ उसका हायर चार्जेस दे रहा है। He had only option to buy the car, मतलब अगर वो बाकी पेमेंट करता है तो वो खरीद सकता है, तो A is not the owner, तो यहाँ पर B के पास राइट है, वो C से गाड़ी ले सकता है। तो ये सिचुएशंस टू सिचुएशंस डिपेंड करता है सर कि सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, बायर रिकवर कर सकता है या सेलर रिकवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब इसका एक कंटिन्यूएशन में कुछ और पॉइंट्स है, मैं इसका एक कनेक्टेड क्लास आप लोगों को शेयर करता हूँ जिसमें रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स सेक्शन 33 से लेकर 41 तक का डिस्कशन है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग अगर एक बार घर पे पढ़ लोगे ना, जो पॉइंट यहाँ पर बोला हुआ है मेरा, इसका कनेक्टेड क्लास है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, आप लोग इस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक और एक कनेक्टेड चैप्टर्स है अनपेड सेलर का, मैं ये भी आप लोगों को अभी के लिए शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग ये अनपेड सेलर और ये चैप्टर का बाकी पोर्शन एक बार गो थ्रू कर लो, अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे पूछो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेल ऑफ गुड्स रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर वगैरह थोड़ा डिस्कस कर पाऊँ और आप लोग भी कंप्लीट कर लो। मेरे हिसाब से आप लोग सेल ऑफ गुड्स को कंटिन्यू कर लो, जो कनेक्टेड क्लास है मैं शेयर कर देता हूँ, बस यही मेरा कहना था, ठीक है सर आज के क्लास है संध्यावेला, हाँ शाम को क्लास है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है और उसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप स्टार्ट करूँगा। आज के संध्यावेला তাই তো, ঠিক আছে স্যার। ठीक है सर, স্যার নোটস গুলো নেই, ওগুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন। सेंड कर देंगे सर, ঠিক আছে স্যার, ठीक है, রাখছি স্যার। ओके सर। तो था सुमीर शिवास, क्लियर हुआ ना सर? ओके हाँ सर, सर। थैंक यू। राखी सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर।